ये एक ऐसे सपोर्ट मैजिशियन की कहानी जो अपने टीम के बिना एक कदम भी नहीं चल सकते, यही सोचती थी उसकी पार्टी। लेकिन जब उसने उन्हें हमेशा के लिए छोड़ दिया तभी पता चला कि असली ताकत किसमें थी। अब नए शुरुआत के साथ नए साथी और नए दुश्मन, क्या वो सभी को गलत साबित कर पाएगा या फिर ये नया सफर उसके लिए और भी मुश्किल होने वाला है। एक दुनिया जिसमें डीमन लॉर्ड की पावर से बने डंजन्स हर जगह पर हैं और एडवेंचर पार्टीज अपने डंजन रन्स का लाइव स्ट्रीम करती है। वहाँ यू एक सपोर्ट मैजिशियन है जो कि थंडरपाई नाम की ए रैंक की पार्टी का हिस्सा है। उनकी पार्टी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जो भी डंजन में जाती आसानी से क्लियर कर देती थी। लेकिन डंजन के बाहर उनका टीम वर्क उतना अच्छा नहीं है। यू को हमेशा लगता है कि उसे उसकी मेहनत का पूरा पेमेंट नहीं मिल रहा है। उसका काम सिर्फ सपोर्ट का होता है और पार्टी के लोग उसकी वैल्यू नहीं समझते। एक दिन एक सक्सेसफुल मिशन के बाद यू अपनी पार्टी को छोड़ने का फैसला कर लेता है। पार्टी लीडर सिमोन और बाकी सभी मेंबर्स उसको रोकने की जगह उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो कहते हैं कि यू सिर्फ पीछे खड़ा होकर आइटम्स और स्क्रॉल का यूज करता है। पार्टी में उसका कोई भी बड़ा रोल नहीं होता, इसलिए वो बिना उसके सर्वाइव कर सकते हैं। ये सब सुनकर यू और ज्यादा शोर हो जाता है कि ये पार्टी छोड़ना ही सही रहेगा। वो अपना ड्रिंक फ्रीज करता है और क्लियर वर्ड्स में कहता है कि वो अब कभी भी इस पार्टी का हिस्सा नहीं रहेगा। उसके बाद वो उनके ए रैंक टैग का भी मजाक उड़ा देता है और वहाँ से निकल जाता है। अगली सुबह यू एडवेंचरर गिल्ड जाता है, जहाँ पर वो अपने आप को अनएम्प्लॉयड रजिस्टर करने के लिए फॉर्म फिल करके रिसेप्शनिस्ट को देता है कि अचानक एक लड़की उसके ऊपर जम करके उसको टाइट हग कर लेती है। वो यू को टीचर कहकर बुलाती है और यू तुरंत उसकी शक्ल देखकर पहचान जाता है। वो मारीना एक सोर्ड में जिसे यू ने पहले ट्रेन किया था जब वो अपना एडवेंचर टेस्ट देने वाली थी। मारीना बहुत ही खुश होती है और वो यू का शुक्रिया अदा करती है। जब उसे पता चलता है कि यू अब जॉब ढूंढ रहा है तो वो बिना सोचे समझे तुरंत उसे अपनी पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर देती है। यू मारीना की पार्टी से मिलने के लिए जाता है, जिसमें और दो लड़कियां होती हैं, एल्फ रेंजर सिल्क और प्रिस्टिस रेन। दोनों यू के आने से बहुत ही खुश हो जाते हैं, लेकिन एक छोटी सी चिंता भी होती है। वो पूछती है कि यू एक नई छोटी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए रेडी है। यू मुस्कुराता है और वो कहता है कि ए रैंक पार्टीज का भागम भाग उसे पसंद नहीं है, इसलिए छोटी क्वेस्ट ही बेटर रहेगा। पहले वो डिफिकल्ट क्वेस्ट्स और डंजन के लिए बहुत ही सारा पैसा आइटम और स्क्रॉल पर खर्च करता था, इस वजह से वो ज्यादा कमा नहीं पाता था। लेकिन अब वो आराम से क्वेस्ट करेगा बिना किसी टेंशन के और साथ ही सेविंग भी होगी। इसके बाद यू ऑफिशियली उनकी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है और उससे पता चलता है कि लड़कियां एक माइनिंग क्वेस्ट पर जाने का प्लान बना रही थी, जिसमें उन्हें मैजिक आयरन और कलेक्ट करना होता है। यू थोड़ा सोचता है और फिर कहता है चलो ये भी देख लेते हैं। आज यू और उसकी पार्टी मैजिक और को कलेक्ट करने के लिए एक नए डंजन में जा रही होती है। जैसे ही वो अंदर एंटर करते हैं, यू को अपनी पुरानी यादें याद आने लगती है जब उसने पहली बार एक डंजन एक्सप्लोर किया था। यू लड़कियों को बताता है कि मैजिक और सबसे ज्यादा डंजन के 6th फ्लोर पर मिलता है, लेकिन वो लोग 5th फ्लोर के बॉस मोस्टर से डर रही होती और वहां जाने का रिस्क भी नहीं लेना चाहती। यू सजेस्ट करता है कि पहले 4th फ्लोर पर देखा जाए और सब उसके प्लान से एग्री कर लेते हैं। मारीना एक पुरानी छड़ी लेकर आती जो कि उसके दादाजी की थी और इससे वो ट्रैप्स को चेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे उसकी स्पीड बहुत ही स्लो हो रही होती है। यू उन्हें एक मैजिक लालटेन दिखाता है जो कि इजिली लो लेवल ट्रैप्स को डिटेक्ट कर सकता है। इस वजह से वो लोग जल्दी डंजन एक्सप्लोर करने लगते हैं। जब वो आगे बढ़ते हैं तो यू को अपनी पुरानी पार्टी थंडरपाई याद आती है। 5 साल पहले इस डंजन में उनका एक वॉरियर ट्रैप की वजह से बुरी तरीके से घायल हो गया था। तभी यू को अचानक एक मॉन्स्टर की प्रेजेंस महसूस होती है और वो सबको तैयार रहने के लिए कहता है। जैसे ही वो एक कमरे में एंटर करता है, वहाँ पर वुल्फ मंकीज उनका इंतजार कर रहे होते हैं। सिल्क एक मंकी पर तीर छोड़ती है और उसे तुरंत गिरा देती है। फिर मारीना तेज रफ्तार से आगे बढ़ती है और 2 और मंकीज को अटैक करने लगती है। यू उस पर फिजिकल इंशेंटमेंट मैजिक कास्ट करता है, जिससे कि उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों ही बढ़ जाती है। साथ ही वो मोस्टर को स्नेर स्पेल से रोक देता है, जिसमें मारीना को उन्हें आसानी से काटने का मौका मिल जाता है, जिससे कि वो इजिली दुश्मनों को हरा देती है। वो हैरान रह जाती है कि ये कितना सिंपल था। यू बताता है कि उसने एक साथ 3 इंशेंटमेंट स्पेल कास्ट की थी। सब उसके स्पेल से बहुत ही इंप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि एक साथ 3 स्पेल कास्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर वो लोग 2nd फ्लोर के एंट्रेंस तक पहुंचते हैं, जहाँ पर अपने इक्विपमेंट और स्टेमिना चेक करते हैं। जैसे ही वो नीचे उतरते हैं, एक ग्रुप ज़ॉम्बी माइनर्स उन पर हमला कर देता है। इस बार रीन को उन्हें डील करना था। सिल्क और मारीना ज़ॉम्बी से लड़ने लगती हैं ताकि रीन अपने स्पेल कंप्लीट कर सके। यू सब पर एक प्रोटेक्टिव स्पेल डाल देता है, जिससे कि ज़ॉम्बीज उनके करीब तक ना पाए। ये देखकर रीन आराम से अपना स्पेल कंप्लीट करती है और होलिंग मैजिक का एक बड़ा सा अटैक सभी ज़ॉम्बीज को उड़ा देती है। सब उसकी तारीफ करने लगती हैं और यू कहता है कि होली मैजिक को इतनी बड़ी स्केल पर यूज करने में बहुत ही ज्यादा माना लगता है। फिर वो एक स्पेशल स्पेल रिफ्रेश माना यूज करता है, जिससे रिन के मन रिजर्व तुरंत रिचार्ज हो जाते हैं। रेन हैरान हो जाती है और वो कहती है कि एक रेयर स्पेल है जो कि स्पेशल रेड मैजिशियन यूज कर सकते हैं। वो अपनी टीम को बताते हैं कि सिर्फ इस स्पेल की वजह से किसी भी रेड मैजिशियन को ए रैंक पार्टी में बिना किसी टेस्ट के एक्सेप्ट कर लिया जाता है। सब यू की स्किल से और ज्यादा इंप्रेस्ड हो जाते हैं, लेकिन यू हम्बल एक्ट करते हुए कहते हैं कि वो कुछ खास नहीं है। लेकिन उसकी पार्टी के सभी मेंबर्स जान चुके होते हैं कि वो एक रेयर और पावरफुल मैजिशियन है। यू और उसकी पार्टी आगे बढ़ने लगती है और वो होली वाटर जमीन पर डालता है ताकि मरने के बाद ज़ॉम्बीज वापस से ना उठ सके। सिल्क टेंशन में आकर कहती है कि ये बहुत ही महंगा पड़ेगा, लेकिन यू उसे तसल्ली देता है कि उसने ये होली वाटर खुद बनाया है। ये सुनकर रैन शौक हो जाती है, क्योंकि यू एक प्रिस्ट नहीं है, पर यू
हंसते हुए बताता है कि वो ज़ॉम्बी की प्यूरिफाइड एसिड से एल्केमी की होली वाटर में बदल सकता है। सब उसकी इस यूनिक स्किल से बहुत ही इंप्रेस्ड हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो 4th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं और यू बताता है कि यहाँ पर मैजिक और मिल सकता है, लेकिन आगे जाने से पहले उस सबको थोड़ा रेस्ट और कुछ खाने के लिए कहता है। फिर यू अपने मैजिक बैग में हाथ डालता है और एक पूरा का पूरा स्टोव निकाल लेता है। ये देख कर लड़के एक्साइटमेंट में आ जाती है क्योंकि ऐसा मैजिक आइटम बहुत ही रेयर होता है। यू उन्हें कहता है कि अगर वो मेहनत करे तो एक दिन अपना खुद का मैजिक बैग अफोर्ड कर सकते हैं। यू सबके लिए एग्स और बेकोन बनाता है और फिर अपने मैजिक पोर्ट से सी फूड निकालता है जो कि खुद ब खुद रेडी होता है। रैन ये देखकर शौक हो जाती क्योंकि एक ऐसा पोर्ट जो खुद खाना बना सके उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। यू बताता है कि उसने ये पोर्ट एक हाई लेवल डंजन से पाया था और इसे रिपेयर करने में काफी पैसे लगे थे। जब सब खाना खाने लगते हैं सिल्क महसूस करती है कि खाने में कुछ अलग है। यू हंसते हुए बताता है कि खाना बनाना एक तरह की एल्केमी है और उसने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया ताकि माइनिंग के दौरान सबके पास एक्स्ट्रा एनर्जी रहे। जल्दी वो लोग एक जायंट रॉक लिजार्ड को देखते हैं जिसके पीछे एक सेल पर मिनरल लगे होते हैं। यू अपने मैजिक से उसकी मूवमेंट को स्लो कर देता है और मरीना अपना अल्टीमेट अटैक करके उसको हरा देती है, लेकिन उसका माना ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है और यू तुरंत उसका मन रिप्लेनिश कर देता है और उससे कहता है कि वो अपनी अल्टीमेट स्किल की प्रैक्टिस करे ताकि वो बिना थके मल्टीपल बार यूज कर सके। जब वो लिजार्ड की बैग से मैजिक और कलेक्ट कर रहे होते तो यू को लगता है कि उन्हें और भी और चाहिए। इस वजह से वो सजेस्ट करता है कि वो 5th फ्लोर के बॉस मोस्टर को हरा कर और भी और कलेक्ट करे, लेकिन लड़कियां थोड़ी नर्वस होती क्योंकि बॉस एक काफी टफ मोस्टर है। यू उन्हें ट्रस्ट दिलाता है कि वो अपनी फुल पावर का यूज करेगा और सभी को प्रोटेक्ट करेगा। जैसे ही वो बॉस रूम की तरफ बढ़ते हैं यू एक फ्लोटिंग कैमरा आर्टिफैक्ट निकालता है ताकि बॉस फाइट का रिकॉर्डिंग हो सके। मारीना सजेस्ट करती है क्यों नहीं इसे लाइव स्ट्रीम किया जाए क्योंकि ये बहुत ही मजेदार होगा। यू एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है कि क्यों नहीं, लेकिन वो एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछता है, उनकी पार्टी का नाम क्या है। ये सुनकर सब लड़कियां थोड़ी नर्वस हो जाती है क्योंकि उन्होंने अब तक कोई भी नाम नहीं सोचा था। तभी मारीना तुरंत एक नाम सोचती है, क्लोवर। वो एक्सप्लेन करती है कि एक क्लोवर के 3 पत्ते होते हैं जो कि उन 3 लड़कियों को रिप्रेजेंट करते हैं और चौथा और सबसे स्पेशल लकी लीफ यू है जो कि उनकी पार्टी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। यू इस बात पर मुस्कुराता है और अब उनका अगला टारगेट होता है 5th फ्लोर का बॉस मोस्टर। सभी लोग नए पार्टी के नाम को बहुत ही पसंद करते हैं और फिर यू लड़कियों से पूछता है कि क्या वो भी उनकी पार्टी के पहले लाइव स्ट्रीम में शामिल होना चाहेगी, पर वो सिर्फ उसको देखना पसंद करती, इसलिए यू खुद को चांस देने का सोचता है और अपने कैमरे का लाइव स्ट्रीम मोड एक्टिवेट कर देता है। उसके बाद वो बॉस रूम का दरवाजा खोलता है और वो अंदर जाता है जहाँ पर उसके सामने एक बहुत ही बड़ा और भद्दा स्टील क्रैब आ जाता है। जैसे यू अंदर जाता है क्रैब तुरंत उस पर अटैक करने की कोशिश करता है पर यू उसके पंजों से बच जाता है और एक के बाद एक 5 स्पेल को कास्ट करता है और क्रैब को अंधा, जहरीला और हिलने डुलने लायक भी नहीं छोड़ता है। क्रैब बिना सोचे समझे इधर उधर अटैक करता है पर यू ग्रेविटी मैजिक का यूज करके तुरंत क्रैश कर देता है। उसके बाद यू लाइव स्ट्रीम को एंड कर देता है और मारीना उसको तुरंत गले लगा लेती है इतनी जोर से कि जैसे वो उसकी हड्डियों को तोड़ देगी। फिर यू क्रैब को अपने मैजिक बैग में डाल लेता है और सभी एक ट्रेजर चेस्ट को खोलते हैं जो कि बॉस के हारने के बाद गिरा होता है। उसमें उन्हें बहुत ही सारा खजाना और मैजिक आइटम्स मिलते हैं। सब कुछ समेटने के बाद यू और उसकी पार्टी कैरेज में बैठकर वापस सिटी की तरफ निकलते हैं। रास्ते में यू लड़कियों से पूछते हैं कि वो नई पार्टी के मेंबर को 1 से 10 तक की गिनती के नंबर कितने देंगे। सभी लड़कियां उसकी डंजन में दिखाई हुई स्किल से काफी इंप्रेस्ड होती है पर यू सोचता है कि शायद से उन्हें अजीब लगेगा कि उनसे बड़ा कोई अचानक से उनकी पार्टी का मेंबर बन गया, पर लड़कियां उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं। और तभी सिल्क के दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया आता है। वो यू से कहती है कि उसको पार्टी लीडर बनना चाहिए क्योंकि वो सबसे एक्सपीरियंस्ड और पावरफुल है। ये सुनकर यू थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि उसे लगता है कि एक न्यू कॉमर के लिए लीडर बनना सही नहीं होगा, पर सब लड़कियां एग्री करती है और वो कहती है कि जब उन्होंने अपनी पार्टी का नाम क्लोवर रखा था तब उनका ग्रुप ऑफिशियली बना था और यू भी उसका एक फाउंडिंग मेंबर है। लड़के यू को लगातार कन्विंस करती है और आखिर में यू मान जाता है और पार्टी लीडर बनने के लिए हाँ कर देता है ताकि वो सभी को सेफ रख सके। दूसरी तरफ यू की पुरानी पार्टी थंडर पाई डंजन में मुसीबत में फंसी होती है। उन्होंने यू की जगह पर एक आर्चर को रखा होता है पर वो यू की तरह उनका सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। वो एक मोस्टर वुल्फ के ग्रुप के साथ लड़ रहे होते पर मुश्किल में पड़ जाते। नया मेंबर भी उन पर तांज मारते हुए कहते कि अगर ये लोग इतने कमजोर हैं तो फिर इतने हाई लेवल के डंजन में आखिर आए ही क्यों हैं। तभी एक वुल्फ विच को काट देता है और पार्टी लीडर उसे बचाने में सफल हो जाता है, पर प्रिस्टिस के पास उसे हील करने के लिए माना नहीं बचा होता है। वो लोग तुरंत रिट्रीट करने का फैसला करते हैं पर विच खून बहने की वजह से और कमजोर होती जा रही होती है। प्रिस्टिस माना रिचार्ज होने का वेट कर रही होती है पर किसी के पास भी माना पोशन या फिर हीलिंग पोशन नहीं होती क्योंकि पहले ये जिम्मेदारी यू की थी और उसके जाने के बाद किसी ने भी इस बात पर ध्यान दिया ही नहीं। नया मेंबर अपने पास एक हीलिंग पोशन रखता है और उसे तुरंत देने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि उसे लगता है कि एक एक्सपीरियंस्ड पार्टी को अपनी चीजों का सही मैनेजमेंट करना चाहिए था। यू और उसकी पार्टी अपनी पहली मिशन की सफलता का जश्न मना रही होती है। सभी ड्रिंक्स को एंजॉय कर रहे होते हैं और यू लड़कियों से कहता है कि क्वेस्ट का रिवॉर्ड कुछ खास नहीं था पर स्टील क्रैब का क्रॉप्स बेचकर उन्हें काफी पैसा कमा लिया। फिर वो पूछते हैं कि इन पैसों का कैसे बंटवारा किया जाए। सिल्क उसे बताते हैं कि वो सब कुछ पार्टी के फंड में डाल देते हैं और जरूरी चीजें खरीदने के लिए अलाउंस सिस्टम को फॉलो करते हैं। फिर वो समझाती कि वो सभी एक दिन अपना खुद का घर लेने के लिए पैसे जोड़ रहे। यू को ये आइडिया बहुत ही पसंद आता है। दूसरी तरफ उनकी पुरानी पार्टी भी इनमें होती पर वो सिर्फ अपनी आज की हार पर गुस्सा होकर शिकायत कर रहे होते हैं।
वो पूरा दोष नए आर्चर पर डाल रहे होते हैं और वो कहते हैं कि उसे और अच्छी तरह से तैयार रहना चाहिए था। ये सुनकर आर्चर चिढ़ जाता है और वो कहते हैं कि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि इतनी फेमस आरान पार्टी असल में इतनी निकम्मी होगी कि वो अपना काम खुद भी नहीं कर सकती। फिर वो गुस्से में बोलता है कि वो अभी के लिए उनकी पार्टी को छोड़ रहा है। यू पीछे मुड़कर ये सब देखता है पर उन्हें कोई भी अटेंशन देना नहीं चाहता, इसलिए वो लड़कियों से कहता है कि हर सक्सेसफुल क्वेस्ट के बाद वो 2 दिन तक रेस्ट और रिकवर के लिए रखेंगे। उसने डिसाइड किया कि वो इन 2 दिनों में जरूरी चीजों को इकट्ठा करेंगे और फिर तीसरे दिन नए मिशन के लिए रेडी होंगे। लेकिन तभी इनमें एक बड़ा स्क्रीन जल जाता है जिसमें यू का लाइव स्ट्रीम दिखाया जा रहा होता है। स्टील क्रैब को सिर्फ डीबफ स्पेल से हराने की वीडियो सिर्फ आधे दिन में ही वायरल हो चुका होता है। सभी लोग यू और उसकी पार्टी में इंटरेस्ट लेने लगते हैं, पर उसकी पुरानी पार्टी को ये बात अच्छी नहीं लगती। उन्हें लगता है कि यू बस छोटी मोटी बैटल्स जीत रहा है और वो अपने स्टेट्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सिर्फ वही लोग यू से जेलस नहीं होते। एक मोटा सा बद्दा नोबल भी दूर से यू को घूर रहा होता है और भला बुरा कह रहा होता है। 3 दिन के बाद यू गिल्ड पहुंचता है ताकि एक ऐसा क्वेस्ट ले सके जो कि लड़कियों के लिए आसान हो पर रिवॉर्ड भी अच्छा मिले। रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि एक क्रेन क्वेस्ट भी है जिसमें कि वाटरफॉल से मैजिक स्टोन इकट्ठा करने हैं। ये आसान होना चाहिए था पर आजकल वहाँ पर मोस्टर्स घूम रहे हैं, इसलिए क्वेस्ट मुश्किल हो गया। यू इस बात पर सोच रहा होता है कि तभी लड़कियां वहाँ पर ढूंढती हुई उसको आती है और बिना कुछ पूछे सीधा क्वेस्ट को लेने के लिए हाँ कर देती है। जैसे ही रिसेप्शनिस्ट क्वेस्ट को रजिस्टर करने के लिए जाती है, यू को फाइनली एक मौका मिलता है बताने का कि शायद इस क्वेस्ट में उन्हें मोस्टर का सामना भी करना पड़ सकता है, पर लड़कियां फिर भी क्वेस्ट लेना चाहती ताकि उन्हें ज्यादा पॉइंट्स और पैसे मिल सके। यू उन्हें तैयार होने के लिए कहता है और वो बोलते हैं कि सभी उसे 30 मिनट्स में मिले। तभी रिसेप्शनिस्ट वहाँ पर आती है और क्वेस्ट का रिसिप्ट उसके हाथ में डाल देती है। रिसेप्शनिस्ट यू से कहती है कि उसे अपनी क्वेस्ट फाइट्स लाइव स्ट्रीम करनी चाहिए क्योंकि पिछली वीडियो के बाद वो एक छोटा मोटा सेलिब्रिटी बन गया। यू गिल्ड से निकलता है लेकिन तुरंत महसूस करता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। वो जानबूझकर उस स्टैकर को एक अंधेरी गली में लेकर जाता है और वहाँ उसे समझ में आता है कि कोई और नहीं बल्कि वही जेलस भद्दा नोबल है। यू उससे पूछते हैं कि क्या काम है तो नोबल अपनी तलवार निकाल कर कहते हैं कि यू को तुरंत क्लोवर छोड़ देना चाहिए। यू बिना किसी को दिखाए एक स्नेयर स्पेल को डाल देता है और फिर हंसी से कहता है कि एक पार्टी का लीडर कैसे अपनी पार्टी को छोड़ सकता है। नोबल गुस्से में कहते हैं कि उसने सबसे पहले लड़कियों को देखा था, इसलिए उनकी पार्टी को ज्वाइन करके उनका सुगर डैडी बनेगा। पर यू को लगता है कि शायद से इस बंदे ने आज कुछ ज्यादा ही मैजिक श्रम्स खा लिए। वो साफ मना कर देता है और आगे बढ़ने लगता है। नोबल उस पर अटैक करने की कोशिश करता है पर स्नेयर स्पेल में अटक कर खुद ही जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। वो लड़कियों से मिलता है और क्वेस्ट के लिए निकलने वाला होता है। तभी वो बताते हैं कि ये भद्दा नोबल उनसे कुछ दिन पहले मिला था। उसने अपनी तरफ से ऑफर दिया था कि उनकी पार्टी में शामिल हो जाए जैसे वो कोई बड़ी मदद कर रहे हो, लेकिन उसकी स्किल तो बिल्कुल नॉर्मल सी थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो नो सुनने को रेडी ही नहीं था, इसलिए लड़कियों ने उसे इग्नोर कर दिया। यू भी ये सोचकर हैरान होता है कि कोई भी नॉर्मल इंसान सड़क पर कैजुअली तलवार नहीं निकालता। वो डिसाइड करता है कि जैसे ही वो लोग वापस आएंगे इसकी रिपोर्ट गिल्ड में दे देंगे। इसके बाद यू क्वेस्ट का टॉपिक उठाता है और वो कहता है कि ये क्वेस्ट दिखने में सिंपल है पर शायद से उन्हें वाइल्ड बीस्ट टाइप मोस्टर का सामना करना पड़ सकता है। लड़कियां कहती है कि वो लोग 2 महीने पहले भी वहाँ पर गए थे पर उन्होंने कोई भी मोस्टर नहीं देखा। बस एक अजीब बात है कि वहाँ पर एक नॉर्मल जानवर भी नहीं था। ये सुनकर यू थोड़ा सीरियस हो जाता है। वो कहता है कि अगर किसी जंगल में सारे जानवर अचानक से गायब हो जाएं, तो इसका एक ही मतलब होता है कि वहाँ पर कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोस्टर है। फिर वो कहता है कि मोस्टर पहले भी वहाँ पर था, बस लड़कियों की किस्मत अच्छी थी कि उससे नहीं टकराए। वो डिसाइड करता है कि जैसे ही वो फॉरेस्ट पहुंचेंगे वो सब कुछ रिकॉर्ड करेगा। अगर मोस्टर मिलता है तो वो लाइव स्ट्रीम को चालू कर देगा। अगर जीत गए तो बेस्ट होगा, पर अगर हार गए और भागना पड़ा तो कम से कम गिल्ड तक वीडियो पहुंच जाएगी और वो लोग मदद भेज सकेंगे। थोड़ी देर बाद सभी फॉरेस्ट पहुंच जाते हैं और यू रिकॉर्डिंग चालू कर देता है। वो ग्रुप के लास्ट में चला जाता है क्योंकि वाइल्ड बीस्ट हमेशा पीछे से अटैक करते हैं। लड़कियों को चिंता होती है पर यू बताता है कि उसने एक स्पेशल वर्क लुक आर्मर पहना जिसमें कि डिफेंस स्टेट्स भी बहुत ही हाई है। वो जल्दी वाटरफॉल पहुंच जाते पर तभी यू को कुछ अजीब महसूस होता है। वो बिना टाइम वेस्ट किए लाइव स्ट्रीम मोड को ऑन कर देता है। 1 सेकंड के अंदर ही जंगल में डर पैदा करने वाले मोस्टर सामने आते और यू के होश उड़ जाते जब वो देखते कि ये मोस्टर हाई रैंकिंग मोस्टर है जैग। ये मोस्टर सिर्फ सबसे बड़े डेंजरस डंजन के अंदर डीपेस्ट में मिलते हैं। सभी लोग डर के मारे पैनिक करने लगते हैं और यू लड़कियों के सामने आकर उन्हें शिल्ड कर देता है। वो उनसे कहता है कि हमें तुरंत यहाँ से भागना होगा, अगर हम इस सी जंग से लड़े तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। लेकिन यू उन्हें भागने का टाइम देने के लिए खुद रुकने का फैसला करता है ताकि जब तक गिल्ड बैकअप भेजे वो मोस्टर को रोक सके। लेकिन अचानक मारीना अपनी तलवार को निकाल लेती है और वो यू से कहती है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाली हूँ। सिल्क और रैन भी मारीन की बात से एग्री करते और अपनी एबिलिटीज का यूज करके मोस्टर की स्पीड को स्लो करने लगती है। अब यू के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा होता, इसलिए वो सबकी फिजिकल एबिलिटीज को इंसेंट कर देता है। मारीना बिना किसी देरी के मोस्टर की तरफ दौड़ पड़ती है और रैन अपना चांस स्पेल कास्ट करती है, लेकिन मोस्टर एक झटके में मारीना को दूर पटक देता है। यू तुरंत अपनी लाइटनिंग मैजिक का यूज करता है और मोस्टर पर मल्टीपल डिबफ्स डालता है, लेकिन मोस्टर पर इसका कोई खास असर नहीं होता। तभी यू को समझ में आता है कि ये स्पेशल मोस्टर है। वो मारीना से कहते हैं कि मुझे एक पावरफुल स्पेल कास्ट करने के लिए थोड़ा वक्त दो। मारीना मोस्टर के साथ फाइट करने लगती है और सिल्क फॉरेस्ट के डायरेक्ट्स को बुला लेती है जो अपनी लंबी लंबी बेलों से मोस्टर को झटक लेते हैं। दोनों लड़कियां अपनी पूरी ताकत से मोस्टर को रोके रखती हैं। तभी यू का टायर 5 स्पेल प्रिस्मेटिक एरो रेडी हो जाता है। यू मारीना को पीछे हटने के लिए कहता है और फिर अपना प्रिस्मेटिक एरो मोस्टर पर छोड़ देता है। एरो मोस्टर के अंदर घुस जाता है और दर्द के मारे गरजने लगता है, लेकिन यू सोचते है कि शायद से उसका अटैक काम नहीं किया। जैसे ही मोस्टर दोबारा से अटैक करने के लिए आगे
बढ़ता है उसके शरीर के हर होल से काला लिक्विड बाहर निकलने लगता है। मोस्टर वीक लग रहा था लेकिन अभी भी उसमें लड़ने की ताकत थी। तभी रेन इस फाइट को खत्म करने का फैसला करती है। वो अपने टायर 5 स्पेल थंडरबोल्ट कास्ट करती है जो मोस्टर पर सीधा गिरता है, लेकिन फिर भी मोस्टर गिरता नहीं। यू देख लेता है कि मोस्टर इतने पावरफुल अटैक से स्टन हो चुका है और ये उसे फिनिश करने का एक परफेक्ट चांस है। वो मारीना से कहते हैं कि अब इसका काम तमाम कर दो। मारीना अपनी अल्टीमेट स्किल एक्टिव करके मोस्टर की तरफ तेज रफ्तार से दौड़ती है और यू उसकी तलवार को इंशेंट कर देता है ताकि वो क्रिटिकल हिट को लैंड कर सके और एक ही स्ट्राइक में मोस्टर का सर कटा हुआ नदी में गिर जाता है। आसमान साफ हो जाता है और लहू का फाउंटेन बहने लगता है। सभी लोग एक बार फिर जिंदा होने पर सुकून महसूस करते हैं। तभी यू को याद आता है कि वो पूरी फाइट को लाइव स्ट्रीम कर रहा था। वो अपने सभी व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करता है जो कि एंड तक फाइट को देख रहे थे और फिर स्ट्रीम बंद कर देता है। वीडियो अपलोड होते ही पूरे शहर में धमाका मच चुका होता है। क्लोवर पार्टी की पॉपुलैरिटी और भी बढ़ चुकी होती है, लेकिन यू की पुरानी पार्टी के लीडर ये देखकर और भी ज्यादा धधक जाता है। दूसरी तरफ यू अभी भी माना ओवर यूज करने की वजह से थोड़ा डेज महसूस कर रहा होता है। पीछे लड़कियां बहुत ही खुश होकर फाइट की बातें कर रही होती है और यू सोचता है कि ये वीडियो उनके करियर्स के लिए एक बड़ा बूस्ट होने वाला है। वो लड़कियों के पास जाता है और उन्हें मिशन सक्सेसफुल होने की बधाई देता है, लेकिन साथ ही उन्हें धमकी देता है कि उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी, इसलिए वो सबकी थोड़ी पिटाई लगाएगा। लड़कियां भी पीछे नहीं हटती और यू से कहने लगती कि अगर उसको सबक सिखाना है तो वो सबसे पहले उसकी क्लास लगेगी। तुमने अपने आप को कुर्बान करने की सोची और हम तुम्हें करने देते। यू समझ जाता है कि अब यहाँ पर 1 वर्सेस 3 फाइट होने वाली है जो वो कभी भी नहीं जीत सकता, इसलिए वो बात बदलने के लिए कह देता है। ठीक है, पहले अपनी मिस्टेक रिव्यू करते हैं, फिर देख लेंगे। थोड़ी देर के बाद वो सभी लेक के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनका असली मिशन कंप्लीट करना था, लेकिन लड़कियों का मूड सडनली स्विमिंग के लिए सेट हो जाता है। यू उन्हें बोलता है कि जाओ मजे कर लो और तब तक मैं कैंप सेट करता हूँ। वो कैंप सेटअप करता है और पीछे से लड़कियों के पानी में खेलने की खुश भरी आवाज को सुनता है। उसके दिमाग में एक पुरानी यादें लौट आती। सिर्फ 6 महीने तक वो पहले लड़कियों को एडवेंचर बनने की ट्रेनिंग दे रहा था। उसने हमेशा उन्हें इम्प्रूव करने के टिप्स दिए और उसने शुरू से ही महसूस किया होता है कि ये टीम बहुत ही आगे जाएगी और आज भी वो सोचते हैं कि कैसे वो अकेला ट्रेन कर रहा था और कैसे आखिर में वो इनके साथ एक पार्टी में आ गया। लाइफ सच में बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होती है। वो मन ही मन में सोचता है। कुछ दिन के बाद यू और लड़कियों को गिल्ड मास्टर के सामने बुलाया जाता है। लड़कियां टेंशन में होती है, लेकिन यू समझ जाता है कि इस बार बात हाई लेवल मास्टर को मारने की ही हो रही है। वो सोचते है कि अगर कोई भी नॉर्मल गिल्ड मास्टर होता तो उनकी तारीफ करता, लेकिन जो इस जगह का गिल्ड मास्टर है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और जैसे ही वो मीटिंग हॉल में आते हैं, गिल्ड मास्टर बेनवुड सीधा यू से बोलता है कि इस बार तुमने बहुत ही बड़ा बवाल मचा दिया है। यू तुरंत जवाब देता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। बेनवुड गुस्से से कहते हैं कि जो रिपोर्ट में लिखा है वो बताओ। उसका सीरियस टोन देखकर लड़कियां डर जाती हैं, लेकिन यू अपने टेम्पर लूज कर देता है। अगर आप डराना बंद करेंगे तो हम सभी आराम से बात कर सकते हैं। बेनवुड हल्का सा मुस्कुराता है। अगर तुम शुरू से ही ऐसे बोलते तो मैं भी अपना ड्रामा बंद कर लेता। फिर वो बैठ जाता है और टेबल पर अपना हाथ टिकाता है और वो कहता है कि अच्छा चलो अब शांति से बैठो और मुझे डिटेल्स दो। बेनवुड अब यू से कहता है कि उसे अपने सवाल का जवाब दे और बताए कि जो मोस्टर उसने देखा उसके बारे में वो क्या सोचता है। यू कहता है कि जो साइन दिख रहे हैं उसे लगता है कि ये एक ओवरफ्लो है, लेकिन वैसा नहीं जैसे कि तुम एच एनिमे में देखते हो। ये सुनते ही बेनवुड सीरियस हो जाता है और रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि एक इन्वेस्टिगेशन क्वेस्ट जनरेट करे। दूसरी तरफ मरीना यू से पूछती है कि ओवरफ्लो क्या होता है। यू समझाता है कि जब किसी कैटविस्ट की वजह से मोस्टर डंजन से बाहर आने लगते हैं तो उसे ओवरफ्लो कहते हैं। अगर ये ज्यादा बढ़ गया तो स्टैम्पेड हो सकता है, जिसमें मोस्टर्स की एक बड़ी फोर्स सब कुछ तबाह कर देती है। ये सुनकर सब लड़के टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन बेनवुड उन्हें तसल्ली देता है कि गिल्ड उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा। फिर वो यू और लड़कियों के सामने झुक जाता है और उनसे माफी मांगता है कि उसने उसे डेंजर में डाल दिया। ये देखकर लड़कियां चौंक जाती है और वो कहती है कि वो बिल्कुल भी सेफ थी क्योंकि यू उनके साथ था। ओल्ड मैन कहते हैं कि उसने उसका स्ट्रीम देखा और उसको लगता है कि लड़कियां भी काफी स्किल्ड है और इसी वजह से वो उन्हें सी रैंक पर प्रमोट कर रहा है। ये सुनकर सभी लड़कियां खुशी से झूम उठती है। फिर बेनवुड यू की तरफ देखता है और कहता है कि उसके पास एक और भी अच्छी खबर है, यू को ए रैंक में प्रमोट किया जा रहा है क्योंकि जो प्रिस्मेटिक एरो स्पेल उसने फाइट में यूज की थी वो एक नई स्पेल थी जो उसने खुद बनाई है और गिल्ड ऑफिसर्स को लगता है कि उसकी रैंक भी बढ़ानी चाहिए। यू को तो समझ में आता ही नहीं कि ये सब क्या हो रहा है। तभी बेनवुड प्रमोशन डॉक्यूमेंट्स निकालता है और वो कहता है कि साइन कर दो। बाद में यू और लड़के गिल्ड इन जाते हैं अपनी प्रमोशन सेलिब्रेट करने। यू मिशन की अर्निंग सिल्क को देता है और जब सिल्क पैसा गिरने लगती है तो वो देखती है कि अमाउंट उसकी सोच से भी बहुत ही ज्यादा है। जब वो गिल्ड के कॉइन को गिन रही होती है तभी पाउच के बॉटम में एक प्लेटिनम कॉइन मिलता है जो बेनवुड ने अपनी माफी के तौर पर रखा होता है। ये देखकर लड़कियां बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है और तभी सिल्क कहती है कि आज की अर्निंग्स ऐड करने के बाद उनके पास अपने बेस को खरीदने के पैसे हो चुके हैं। फिर सब मिलकर खाने पीने लगते हैं और अपनी प्रमोशन को सेलिब्रेट करते हैं। तभी रेन यू से पूछती है कि तुम्हारा एडवेंचर बनने का सपना है क्या। यू कहता है कि उसका सपना इन्फिनिट डार्कनेस नाम के डंजन के लास्ट फ्लोर को चैलेंज करना। ये सुनते ही लड़की अपने ड्रिंक्स को स्पिट आउट कर देती है क्योंकि ये डंजन इतना डेंजरस होता है कि सब लोग इसका नाम सुनते ही डर जाते हैं। यू कहता है कि ये सच है क्योंकि डंजन के फाइनल फ्लोर में एक एबिस है जो कि अंडरवर्ल्ड ले जाता है। वो कहता है कि उसका एबिस गेट क्रॉस करने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन वो अपनी आंखों से उसे देखना चाहता है। फिर वो लड़कियों को अपने अंकल के बारे में बताता है जो कि एक ग्रेट एडवेंचरर था। उसने भी इन्फिनिट डार्कनेस
डार्कनेस डंजन का लास्ट फ्लोर चैलेंज किया था और गेट तक पहुंच चुका था, चाहे वो फाइनल फ्लोर को क्लियर ना कर सका हो। यू अपने अंकल की कहानियों से इंस्पायर होता है और वो सोचता है कि एक दिन वो भी इन्फिनिट डार्कनेस डंजन को चैलेंज करेगा। मारिन को भी ये आइडिया पसंद आता है और यू से कहती है कि चलो जल्दी से डंजन चलते और अपनी फाइट का लाइव स्ट्रीम करते हैं, लेकिन यू उसे रोकता है और वो कहता है कि इतना आसान नहीं है, पहले उन्हें ए रैंक पार्टी में होना पड़ेगा और उसके ऊपर से गवर्नमेंट की परमिशन भी चाहिए होगी सिर्फ डंजन में एंटर करने के लिए। ये सुनते ही लड़की और भी ज्यादा मोटिवेट हो जाती है। वो प्रॉमिस करती है कि वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगी ताकि एक दिन सब मिलकर उस डेंजरस डंजन को चैलेंज कर सके। कुछ दिन के बाद क्लोवर पार्टी एक नई मिशन पर निकलती और अपनी फाइट का लाइव स्ट्रीम करती है। जैसे हमें समारीना फ्रंट लाइन पर फाइट करती है जबकि यू उसे गाइड करता है और मैजिक बैरियर से सभी को प्रोटेक्ट करता है। सिल्क अपनी वाइन से मॉन्स्टर को बांध देती है और फिर एक पावरफुल लाइटिंग स्पेल से उस पर अटैक करती है। आखिर में यू एक मैजिकल स्क्रॉल को एक्टिवेट करता है और एक मैजिक अनलेस करके मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। उनका लाइव स्ट्रीम ऑडियंस को बहुत ही पसंद आता है, लेकिन यू की पुरानी पार्टी थंडर पाई इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होती और यू की सक्सेस को देखकर बहुत ही जलन महसूस करते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा वो अपनी पार्टी की गिरती हुई हालत से परेशान है। उनका मानना है कि नए मेंबर्स जो की पार्टी में आए वो सब यूजलेस हैं और इसी की वजह से उनके मिशन बर्बाद हो रहे हैं। ऊपर से उनके विजार्ड मेंबर ने मिशन पर जाना बंद कर दिया क्योंकि पिछली बार वो एक फाइट में इंजर्ड हो गई थी। अब वो धीरे धीरे सबसे पीछे हट चुकी है। उन्हें लगता है कि शायद से उन्हें यू को वापस से पार्टी में बुला लेना चाहिए क्योंकि जब तक वो उनके साथ था तब तक मिशन फेल नहीं होते थे। मिशन खत्म होने के बाद यू और लड़के वापस सिटी में लौटती हैं। जैसे ही वो गिल्ड के दरवाजे पर पहुंचती है, थंडर पाई का लीडर सिमोन उनका इंतजार कर रहा होता है। वो उसको देखकर चौंक जाता है। फिर वो लड़कियों से कहता है कि तुम लोग रिसेप्शनिस्ट के पास जाओ, मैं इसे हैंडल करता हूँ। लड़कियां अंदर चली जाती है लेकिन दरवाजे के पीछे से सब कुछ सुनने लगती है। यू सिमोन से सीधा सवाल पूछते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सिमोन उसे ड्रिंक पर बात करने का इन्विटेशन देता है लेकिन यू सीधा मना कर देता है। वो कहता है कि मैं मिशन से थक गया हूँ, मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। यू अंदर जाने लगता है लेकिन सिमोन उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उससे कहता है कि वापस से थंडर पाई को ज्वाइन करने के लिए। दूसरी तरफ मारीना और लड़कियां दरवाजे के पीछे से सब कुछ सुन रही होती है। वो चिंतित हो जाती है कि कहीं यू वापस से अपनी पुरानी पार्टी में ना चला जाए। सिमोन यू को उसकी और उसकी दोस्ती याद दिलाता है। वो कहता है हमें याद है ना, हमारा सपना था कि एक दिन हम एबेस गेट को चैलेंज करेंगे। फिर वो यू से कहता है कि और तुम्हें पता है ना, और फिर वो यू से कहता है कि तुम्हें पता है ना, अगर तुम्हें इन्फिनिट डार्कनेस डंजन में जाना है तो तुम्हें ए रैंक पार्टी का पार्ट होना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें वापस से थंडर पाई ज्वाइन कर लेना चाहिए। यू सिमोन का हाथ झटका देता है और वो कहता है कि वो टीम क्लोवर का लीडर है और अपनी टीम को छोड़ने वाला नहीं है। ये सुनकर सिमोन गुस्से से धधक उठता है और उसको थंडर पाई के फेलियर के ब्लेम लेने के लिए गैसलाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन यू उससे कहता है कि बड़े बनो और अपने प्रॉब्लम्स को एक अडल्ट की तरह हैंडल करो। यू गिल्ड के अंदर चला जाता है जबकि पीछे से सिमोन चीखता है, तुम्हें इसका पछतावा होगा। इस कमोशन की वजह से वो मोटा सा अगली आदमी भी ध्यान देने लगता है जो कि पहले यू पर अटैक कर चुका था। अंदर जाकर सिमोन देखते है कि लड़कियां उसके डिसीजन को लेकर काफी एंशियस लग रही होती है, लेकिन जैसे यू उन्हें बताता है कि पार्टी को छोड़कर नहीं जा रहा है, मारिन इतनी जोर से उसको हक करते कि हड्डियां तक टूटने लगती है। वो मुश्किल से उसको पुश करके अलग करता है और फिर साथ में ड्रिंक्स पीने के लिए चले जाते हैं। कुछ टाइम के बाद उन्हें एक नया क्वेस्ट ऑफर मिलता है जो कि एक पॉपुलर आर्मर शॉप अर्थी से आता है। यू बताता है कि ये शॉप ह्यूमन एडवेंचर पर फोकस करने वाली नई थीम को लॉन्च कर रही है और उनकी टीम क्लोवर की 75% मेंबर लड़कियां हैं, इसलिए शॉप में उन्होंने पोस्टर गर्ल्स के लिए सिलेक्ट किया है। शॉप उन्हें हाई क्वालिटी आर्मर फ्री में देगी और उन्हें डंजन क्लियरिंग वीडियोस का प्रमोशन के लिए यूज करेगी। ये सुनकर लड़कियां शौक और एक्साइटमेंट में चल पड़ती है। न सिर्फ आर्मर मिलेगा बल्कि क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद पैसे भी मिलेंगे। सब लोग एक्साइटेड होकर अर्थी शॉप की सिटी में निकल जाते हैं जबकि यू मार्केट में वेट कर रहा होता है पुरानी टीम के साथ नई यादों में लॉस्ट। तभी लड़की अपने नए गियर को पहनकर दिखाने के लिए आ जाती है और यू उन्हें देखते ही ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि उसके ब्लड थर्ड लेग के अंदर तक फ्लो होने लगे। यू उन्हें बताता है कि इस बार लाइव स्ट्रीम नहीं होगी बल्कि रिकॉर्डिंग अर्थी शॉप को देगी। सब तैयार होते हैं और पार्टी डंजन के अंदर एंटर करती है। यू लड़कियों को बताता है कि डंजन में सिर्फ 4 फ्लोर्स डीप है, लेकिन सबसे नीचे एक और बड़ा डंजन का गेट है और उनका गोल उस सेकंड डंजन तक पहुंचना है। डंजन के एक ओपन स्पेस में पहुंचकर यू पत्थर उठाकर नीचे फेंक देता है और लड़कियों को दिखाता है स्पेस डेस्टोरेशन की वजह से कोई भी शॉर्टकट नहीं ले सकता। वो उन्हें स्टेयर से गिरने के लिए ध्यान रखने के लिए कहता है। मारीना और सिल्क उसकी बात को तुरंत मान लेती है, लेकिन रैन कुछ ज्यादा ही अपसेट लग रही होती है और यू को समझ में नहीं आता कि उसने ऐसा क्या गलत कर दिया। मारिन और सिल्क हंसते हुए यू को बताती कि उसने रैन पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो फ्लैट जैसी धरती है। ये सुनकर यू का ध्यान तुरंत रैन के नए रिबन पर जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी रिबन तुम्हारे बालों के कलर से मैच हो रही है, तुम बहुत ही क्यूट लग रही हो। और ये नीडी वाली लड़की तुरंत ब्लश करने लगती है और जोर से उसको हक कर लेती है। सब लोग नेक्स्ट फ्लोर पर आ जाते हैं और यू अपनी मैजिक लालटेन से एक ट्रैप को डिटेक्ट करता है। वो अपनी दादी के वॉकिंग स्टिक का यूज करके पोक करता है और अचानक चारों तरफ से स्पेयर्स निकल आते हैं। सब गैप से निकलकर सेफली क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन उनके सामने पहला मॉन्स्टर आ चुका होता है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्क्स। सिल्क गुस्से में अपने बो को निकालती क्योंकि एल्व्स ऑर्क से उतनी ही नफरत करती जितना कि छोड़ो
लेकिन यू उसे काम डाउन होने के लिए कहता है ताकि फॉर्मेशन ना टूटे। वो सबको बताता है कि ये और लो लेवल सोल्जर्स हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। यू रैन को एक पावरफुल मैजिक अटैक चार्ज करने के लिए कहता है और दूसरे दोनों लड़कियों को बचे हुए और फ्रीज करने का प्लान बता देता है। यू सब पर इंचेंटमेंट मैजिक कास्ट करता है। रैन एक पावरफुल फायर अटैक छोड़ देती है जो ऑर्स को जलाकर रख देता है और फिर यू एक मैजिक स्क्रोल यूज करके उन सभी पर हैवली रॉक्स गिरा देता है। सिल्क एरो से ऑर्स को सपोर्ट फाइट देती है और इस अटैक से 2 ऑर्स तुरंत गिर जाते हैं, लेकिन तभी बाकी के 2 गुस्से में अटैक कर देते हैं। यू पैरालिस डस्ट का यूज करके उन्हें स्लो कर देता है। मारीना अपने अल्टीमेट मूव चलाकर एक और को फायर कर देती है। दूसरा ऑर्क सिल्क के एरो से बिजी होता है और मरीना एक और स्ट्राइक यूज करके 2 टुकड़े उसको कर देती है। यू डेड ऑर्स से मैजिक स्टोन को कलेक्ट करता है और सिल्क से पूछते है कि अब वो काम है या फिर नहीं। सिल्क सॉरी बोलती है, लेकिन यू समझाते है कि उसकी एल्फ डीएनए का एक पार्ट है। सिल्क खुश होती है, तभी मरीना एक डैमेज स्क्रोल लेकर आती है जो उसे एक और के पास मिला है। यू उसे चेक करता है और पता चलता है कि ये तो एक रेयर आर्टिफैक्ट है जो किसी एडवेंचर की हिडन एबिलिटीज को रिवील कर सकते हैं, लेकिन ये अब डैमेज्ड है। यू लड़कियों को बताता है कि वो इस स्क्रोल को रिपेयर कर सकता है अपनी एल्केमी स्किल से, और वो सोच रहा होता है कि इसे बेचने के बजाय टीम में किसी को दे देना चाहिए। ये उनके टैलेंट्स को इनहेंस कर सकता है, शायद एक नया जॉब भी अनलॉक हो सकता है। अब सिल्क और रैन एक दूसरे को देख रही होती क्योंकि दोनों एक आर्टिफैक्ट चाहती थी। जैसे ही मारीना खुश होकर सोच रही होती कि उसको कौन सा जॉब मिलेगा, तभी एकदम से उसके सामने एक ट्रेजर चेस्ट आ जाता है। ये उनकी जीत का इनाम होता है जो उन्हें ऑर्स को हराने के बाद मिलता है। बाद में जब सब लंच ब्रेक ले रहे होते तभी उस ट्रेजर चेस्ट को खोलते और अंदर से एक मैजिक बैग निकलता है। सभी मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये बैग रैन को देना चाहिए क्योंकि सपोर्टर्स के लिए ये काफी यूजफुल होता है। उसके बाद सब डंजन के 4th फ्लोर की तरफ बढ़ते हैं। यू लड़कियों को बताता है कि सेकंड डंजन का एंट्रेंस पहले एक बॉस मोस्टर गार्ड करता था, लेकिन काफी सालों से किसी ने भी उसको वहाँ पर नहीं देखा। लड़कियां उस बॉस मोस्टर के बारे में और ज्यादा पूछती है तो यू उन्हें शैडो स्टैकर के बारे में बताता है, एक ऐसा मोस्टर जो कि पूरी तरीके से डार्कनेस से बना लगता है। मारीना डोर देखती है और तुरंत यू से पूछती है कि तुम इस मोस्टर से बात कर रहे हो। यू स्टंड रह जाता है क्योंकि जो मोस्टर सिर्फ एक कहानी लग रही थी वो उसके सामने रियल में खड़ा होता है। वो अपने कैमरे का फोकस उस पर करता है क्योंकि शैडो स्टैकर बहुत ही रेयर होते हैं। उसको लगता है कि वो भी सेफ है क्योंकि वो मोस्टर डायरेक्टली उस पर नीचे जम करके नहीं आ सकता, लेकिन बॉस मोस्टर को ये प्रूफ करना होता है कि बाकी सभी मोस्टर से अलग है। 1 सेकंड में वो हवा में जंप करता है और उस इनविजिबल बैरियर को तोड़ देता है जो कि फ्लोर के बीच शॉर्टकट लेने से रोकता है। यू पैनिक हो जाता है और वो समझ जाता है कि अब फाइट बहुत ही खतरनाक होने वाली है। वो तुरंत एक स्क्रोल को निकालता है और लड़कियों पर मल्टीपल इंचेंटमेंट कास्ट करने लगता है, लेकिन तभी बॉस मोस्टर एक डार्क वेव भेजता है और सीधा मारिन की तरफ जाता है। उसका बैरियर टूट जाता है और वो सीधा बेहोश हो जाती है। जब तक रैन उसको हील करती, यू और सिल्क उस शैडो स्टैकर का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यू उस पर चार्ज करता है, लेकिन जैसे ही वो मोस्टर उसका बैरियर तोड़ता है उसको समझ में आता है कि ये मैजिकल शील्ड को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। तुरंत ही वो एक इल्यूजन स्पेल कास्ट करता है जिससे कि एक क्लोन क्रिएट होता है जो मोस्टर का ध्यान भटकाता है। इसका फायदा उठाकर यू उसके पीछे पहुंचता है और अपनी तलवार से 3 ऑफेंसिव इंचेंटमेंट डालकर अटैक करने जाता है, लेकिन उसके अटैक करने से पहले मोस्टर एक कस्ट स्पेल कास्ट करता है जो कि यू को पूरा फ्रीज कर देता है। अब यू समझ जाता है कि ये मोस्टर सिर्फ पावरफुल ही नहीं बल्कि इंटेलिजेंट भी है और उसको हराना इम्पॉसिबल लग रहा है। वो लड़कियों से कहना चाहता है कि भाग जाओ, लेकिन उसका पूरा शरीर फ्रीज हो चुका होता है, एक शब्द भी नहीं बोल सकता। लड़कियां पैनिक करने लगती है और तभी शैडो स्टैकर उनकी तरफ डार्क स्टॉर्म भेजता है। रैन अपना होली शील्ड यूज करके उस अटैक को ब्लॉक करती है और सिल्क तुरंत स्ट्रॉन्ग वाइन्स को समन करके मोस्टर पर अटैक करती है, लेकिन मोस्टर इजीली सभी अटैक को डोज कर लेता है और सिल्क के पीछे से अटैक करने लगता है। इसी बीच रैन येक को रिवाइव करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मारिया फाइनली एक्शन में आ जाती है। अब सिल्क लीडरशिप को ले लेती है और ओरेन से कहती है कि वो मारिया की तलवार पर होली एलिमेंट इंशेंट करे। अब बैटल का टाइड बदल सकता है। जैसे ही रैन मारिया की तलवार पर होली इंशेंटमेंट डालती है, मारिया तुरंत बॉस मोस्टर पर क्लोज रेंज अटैक करने जाते हैं, लेकिन मोस्टर को एक भी अटैक नहीं लगता। रैन उसे रोकने के लिए एक वाइड रेंज स्पेल कास्ट करती है, लेकिन बॉस मोस्टर अचानक से गायब हो जाता है। अगली पल वो मारिया और रैन के बिल्कुल पास में अपियर होता है और अपने तीखे क्लास से उन दोनों को जख्मी कर देता है। वो पावरफुल मैजिक का यूज करके डार्क बीम्स को शूट करता है जो कि चारों तरफ से लड़कियों की तरफ आने लगती है। सबको लगता है कि अब बचना इम्पॉसिबल है, लेकिन तभी यू फाइनली सीन पर लौट आता है। वो एक स्क्रोल एक्टिवेट करता है जो कि एक बड़ा होली शील्ड क्रिएट करता है और सभी को प्रोटेक्ट करता है। उसके पास एक हाई लेवल आर्टिफैक्ट भी होता है जो उसे लीथल डैमेज से बचा सकता है, लेकिन वो बिना सोच विचार किए उसे फेंक देता है। मेरी लड़कियों को चोट पहुंचाने की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। उसके वर्ड से पूरा एटमॉस्फेयर ही चेंज हो जाता है। उसी मोमेंट वो 1000 स्नेयर सर्कल ग्राउंड पर कास्ट करता है। शैडो स्टैकर चाहे जितना भी ट्राई करे उसका एक भी स्टेप से नहीं बच सकता। हर जगह पर ट्रैप्स होते हैं और मोस्टर बार बार स्लिप करने लगता है। यू उसका मोमेंटम तोड़ने के लिए सारे डिबफ्स स्पेल का यूज करता है, फिर एक हीलिंग स्पेल कास्ट करके सभी को वापस से पीक कंडीशन में ले आता है। अब सिल्क टेयर फॉर स्पेल को कास्ट करके बॉस मोस्टर को स्ट्रॉन्ग वाइन्स में बंद कर देती है। उस वाइन से तेज कांटे निकलने लगते हैं जो कि मोस्टर की बॉडी में घुस जाते हैं। अब मारीना अपनी अल्टीमेट मूव से एक पावरफुल अटैक करती है और फाइनली रेन प्यूरिफिकेशन कास्ट करके डार्कनेस मोस्टर को एक्सोरिस
फेस कर देती है और इसी के साथ बैटल फाइनली खत्म हो जाता है। जैसे ही फाइट खत्म होती है मरीना एक्साइटमेंट में भागकर यू को हक कर लेती है और इतनी जोर से कि उसकी रिब्स क्रश होने लगती है। बाद में यू रैन से पूछते है कि उसने शैडो स्ट्राइकर के बारे में क्या सीखा। रैन बताती है कि वो असल में एक ज़ॉम्बी था लेकिन उसके पास एक अननेचुरल लेवल का माना था। सब सुनते ही शौक हो जाते हैं क्योंकि रैन का मानना होता है कि एक ओवरफ्ले का साइन हो सकता है। मरीना और सिल्क तुरंत सजेस्ट करती है कि उसको लाइव स्ट्रीम करके सभी को इन्फॉर्म करना चाहिए, लेकिन यू इसके अगेंस्ट होता है और रीजन देता है कि उनके आर्मर का डिजाइन अभी तक पब्लिक नहीं हुआ है। अगर बिना क्लाइंट के परमिशन के ये लोग इसे रिवील कर देते हैं तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब पहले सेकंड डंजन तक पहुंचना जरूरी है। वहां जाकर गिल्ड को रिपोर्ट कर देना ही बेस्ट ऑप्शन होगा। जब वो आगे बढ़ने लगते हैं तभी रैन उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। वो उसके फेस की एक छोटी सी चोट को देखकर उसे हील करती है। फिर सभी वापस अपनी क्वेस्ट पर फोकस करते हैं। जल्दी वो सेकंड डंजन के गेट पर पहुंच जाते हैं और मिशन कंप्लीट करने के लिए बस उन्हें गेट को टच करना होता है। जैसे ही सब गेट को छूते उनका मिशन सक्सेसफुली खत्म हो जाता है। बाद में वो लोग सिटी वापस लौटते हैं और यू तुरंत गिल्ड को शैडो स्ट्राइकर के एग्जिस्टेंस की रिपोर्ट देता है। थोड़ी देर के बाद वो गिल्ड से बाहर आता है और लड़कियों को बताता है कि गिल्ड उनका बाद में इंटरव्यू करेगी, इसलिए उन्हें कुछ और दिन सिटी में ही रुकना पड़ेगा। ये सुनते ही सभी लड़कियां बहुत ही खुश हो जाती है और वो यू से कहती है कि जब तक उनका इंटरव्यू नहीं होता तब तक उन्हें सिटी में घूमने जाना चाहिए। यू उनकी बात से एग्री कर लेता है और इसी के साथ एक नई एडवेंचर की शुरुआत होती है। यू की पुरानी पार्टी थंडर पाई उसके जाने के बाद काफी मुश्किलों का सामना कर रही होती है। सभी कंप्लेन करते हैं कि अब सिर्फ उन्हें सूखा खाना मिलता है क्योंकि जब उनके साथ यू था तब वो अपने मैजिक पोर्ट की वजह से हमेशा नए डिशेस बनाता था। पार्टी के मेंबर एक दूसरे के साथ अच्छे से कोऑपरेट नहीं कर पा रहे होते हैं और सारी जिम्मेदारी हीलर और मैजिशियन पर डाल देते हैं। ऊपर से मैजिशियन गर्ल जेनी को एक अर्नेट गर्ल की तरह ट्रीट किया जा रहा होता है। सब उससे कहते हैं कि वो कुछ यूजफुल स्किल सीखे क्योंकि वो काफी वीक है और फाइट में भी काफी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती है। जेनी लाइव स्ट्रीम को ऑन कर देती है जब पार्टी डंजन में जाने वाली होती है, लेकिन कुछ और घंटों के अंदर ही वो मिशन फेल करके गिल्ड वापस आ जाते हैं। गिल्ड रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराते हुए कहते हैं कि वो रिसेंटली काफी फेलियर फेस कर रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उन्हें डिमोट भी किया जा सकता है। और ये सुनकर सिमोन गुस्से में आ जाता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उससे कहते हैं कि अगर अपनी पार्टी की रेपुटेशन बचानी है तो आसान क्वेस्ट लेना स्टार्ट करें। इसके बाद सब लोग ड्रिंक और खाना खाने लगते हैं, लेकिन जेनी अकेली एक टेबल पर बैठी होती है। पार्टी का बड़ा वॉरियर रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर और भी गुस्से में आ जाता है, लेकिन सिमोन मानते हैं कि रिसेप्शनिस्ट सही कह रही थी, सिर्फ 4 लोग मिलकर हाई क्वेस्ट को नहीं ले सकते। हीलर कहता है कि अगर ऐसा है तो सिमोन को एक नया मेंबर ढूंढना चाहिए क्योंकि लीडर होने के नाते उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है। जल्दी तीनों लोग इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि उन्हें यू को वापस लाना ही होगा, लेकिन सभी को पता होता है कि यू इजीली उनके टीम में वापस नहीं आएगा। सिमोन जो कि यू का चाइल्डहुड फ्रेंड होता है वो कहता है कि अगर उन्हें यू को अट्रैक्ट करना है तो उन्हें इन्फिनिट डार्कनेस डंजन को चैलेंज करना होगा क्योंकि ये यू का हमेशा से गोल रहा है। सिमोन कहता है कि अगर वो दूसरी पार्टी के साथ मिलकर एक जॉइंट क्वेस्ट करते हैं तो यू उनमें इंटरेस्ट ले सकता है। उसका प्लान सिंपल है, सिर्फ दिखावा करना है कि उसको सीरियसली इन्फिनिट डार्कनेस डंजन को क्लियर करना चाहते हैं। वो सब उसकी ऑफर को सुनकर बिना सोचे समझे एक्सेप्ट कर लेते हैं और वॉरियर और हीलर भी इस प्लान से एग्री करते हैं, लेकिन जेनी उन सभी से डिसअपॉइंटेड होती है। उसको समझ में नहीं आता है कि उसकी पार्टी इतनी गिर चुकी है कि सिर्फ यू को वापस लाने के लिए ये सब कर रही है। दूसरी तरफ यू और गर्ल्स अपना क्वेस्ट कंप्लीट करके शहर वापस आ चुके होते हैं। जब वो मार्केट में स्ट्रोल कर रहे होते हैं तभी सब लोग उन गर्ल्स को पहचान लेते हैं क्योंकि वो रिसेंटली पॉपुलर आर्मर ब्रांड आर्थी के एड वीडियो में दिख चुकी थी। कुछ लोग इम्प्रेस्ड होते हैं तो कुछ आदमी उससे जेलस भी होते हैं, लेकिन इन सब चीजों के बिना दिक्कत के यू और उसकी पार्टी एक नए घर की तलाश में निकल चुकी होती जो कि उसके नए मिशन का एक पार्ट होता है। यू और उसकी पार्टी नए घर की तलाश में निकल पड़ते हैं। ब्रोक उन्हें सबसे पहले एक सबर्स वाले घर में लेकर जाता है, लेकिन यू तुरंत मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो जगह लड़कियों के लिए सेफ बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी जगह ज्यादा बेहतर लगती है। सबको लगता है कि पहले वाले से ये घर अच्छा है, तो यू एजेंट से कहता है कि इसे उनके लिए होल्ड पर रख दे। एजेंट कहता है कि उसके पास एक लास्ट ऑप्शन भी जो कि वो दिखाना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो तीसरे घर की तरफ बढ़ता है यू थोड़ा नर्वस हो जाता है। वो बताता है कि थंडर पाई का बेस भी इसी एरिया में। ये सुनकर सभी लड़कियां बिना घर देखे ही मना कर देती है। उनका कहना होता है कि वो अपने नेबर्स के तौर पर उस बंच ऑफ एस को बिल्कुल नहीं चाहेगी। फाइनली वो दूसरा घर ले लेते और उनका सामान भी वहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। घर सेटल होने के बाद यू लड़कियों से पूछते क्या उन्होंने अपने रूम डिसाइड कर लिए। सब कहती कि वो अभी सोच ही रही है। सिल्क यू से पूछती है कि और तुम्हारा क्या, तुम कौन सा रूम लोगे। यू कंफ्यूज हो जाता है, उसने तो सोचा ही नहीं था कि वो उनके साथ रहेगा। वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है ये सही आइडिया नहीं है, मैं अकेला लड़का हूँ। और लेकिन सब लड़कियां हंसने लगती है। मरीना मजाक में कहती है कि अरे यही तो हमारी पार्टी का बेस है, सबको यहाँ रहना चाहिए। फिर वो टीसिंग टोन में बोलती है कि अगर तुम गलती से भी किसी को शावर करते वक्त या वॉशिंग मशीन में फंसे हुए देख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यू फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी एरी देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर सीरियस होकर बोलता है और वैसे भी तुम्हें किसी भी लड़के पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, मुझ पर भी नहीं। अपने रूम्स के डोर्स को हमेशा लॉक करके रखो। उसके कहने का टोन इतना सिंसियर होता है कि सब लोग चुप हो जाती है, लेकिन ओवरऑल उनका नया बेस ऑफिशियली सेट हो जाता है। पार्टी बेस सेट होने की खुशी में यू एक 64 इंच की LED खरीद लेता है ताकि सब मिलकर अपने रिकॉर्डेड वीडियो को 4K में देख सके। लड़कियां उसका शुक्रिया अदा करती है और सब सेलिब्रेट
करने के लिए टोस्ट करते हैं, लेकिन जैसे ड्रिंक स्टार्ट होती है रैन का ध्यान टीवी के स्क्रीन पर जम जाता है। यू भी देखने लगता है और उसके भी होश उड़ जाते हैं। स्क्रीन पर थंडर पाई का अनाउंसमेंट चल रहा होता है। हम इन्फिनिट डार्कनेस डंजन को कॉन्क्यूर करने के लिए जा रहे हैं और सिर्फ एक सोलो मिशन नहीं, कोई हाई लेवल पार्टीज भी इस मिशन में शामिल हो सकती है। किंगडम ने भी ऑफिशियल परमिशन दे दी होती है। यू स्टंड रह जाता है। उसकी लड़कियां भी उसको कंफर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है कि मुझे फोमो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, ये डंजन यहीं पर रहेगा। मेरा असली गोल हमेशा से एबेस के गेट तक पहुंचना था और अब मैं ये अपनी गर्ल्स के साथ ही करना चाहता हूँ। यू अपनी पार्टी को समझाता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, एक न एक दिन वो भी इन्फिनिट डार्कनेस डंजन तक पहुंचेंगे और तब उनके पास एक एपिक एडवेंचर होगा जो कि लाइव स्ट्रीम कर सके। जब सब खाने पीने में बिजी होते हैं तभी एक लेटर दरवाजे के नीचे से अंदर गिरता है। यू उठता है और देखता है कि ये गिल्ड से आया है। गिल्ड पहुंचने पर रिसेप्शनिस्ट एक इनविटेशन लेटर देती है। थंडर पाई ने उससे रिक्वेस्ट की कि वो डंजन एक्सप्लोरेशन के लिए उसकी पार्टी को ज्वाइन करे। अगर वो मिशन कंप्लीट कर लेता तो उसे परमानेंट मेंबर बना दिया जाएगा, लेकिन यू को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है और रिसेप्शनिस्ट लेटर रिजेक्ट करने के लिए कहकर वापस चला जाता है। थोड़ी देर के बाद यू ग्रोसरी शॉपिंग कर रहा होता है और तभी सिमोन उसके रास्ता रोक लेता है। सिमोन गुस्से से धधक उठता है, तुमने हमारी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दी, क्या तुम अपने ड्रीम को भूल गए हो यू? लेकिन यू बिल्कुल काम रहता है। वो कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम लोग सबसे डेंजरस डंजन को एक्सप्लोर कर रहे हो, बेस्ट ऑफ लक। ये सुनकर सिमोन और गुस्से में आ जाता है। ये प्लान तुम्हारे बिना कैसे होगा, हमें तुम्हारी जरूरत है। लेकिन यू फिर भी रिफ्यूज कर देता है। सिमोन गुस्से से चिल्लाकर धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन यू बस एक ठंडी सी नजर डालता है। अकल लगाओ सिमोन। यू थोड़ा आगे झुकता है और धीरे से कहता है, एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टी के मेंबर को फोर्स करना बहुत ही बैड मैनर्स है और मैं किसी की भी रिक्वेस्ट को मना करने के लिए फ्री हूँ। ये बात सुनकर सिमोन और भी धधक उठता है। तुम्हारे जाने के बाद ही हमारी पार्टी का इतना बुरा हाल हुआ है, लेकिन अब यू के लिए ये सब सुनना बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। सबसे सही फैसला जो मैंने कभी लिया था वो ये था कि मैंने तुम्हारी पार्टी को छोड़ दी। यू के शब्दों में एक अलग ही इंटेंसिटी होती है। वो सिमोन को याद दिलाता है कि उसने हमेशा सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यू के ऊपर ही डाल दी थी। लड़ना सिर्फ एक काम होता है सिमोन, तुम लोगों ने कभी भी देखा नहीं कि मैं कितना इंपॉर्टेंट काम करता था। सिमोन एकदम से शॉक हो जाता है, लेकिन तभी रेन यू का हाथ पकड़ लेती है और उसे काम करने के लिए। सिमोन फिर भी यू को मनाने की कोशिश करता है, अगर तुम वापस आ जाओगे तो इस बार सब कुछ अलग होगा। लेकिन यू बस एक हल्की सी हंसी देता है, बहुत देर हो चुकी है, मैं क्लोवर के साथ हूँ और जो भी थंडर पाई के साथ होगा मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ओरेन का हाथ पकड़ता है और वापस से चला जाता है। सिमोन गुस्से में यू पर चिल्लाता है, हम तुम्हारे बिना भी कर लेंगे दल्ले। 2 हफ्ते के बाद यू को गिल्ड मास्टर के पास बुलाया जाता है। वहाँ एक बड़ी खबर उसका इंतजार कर रही होती है। रीजन के हर डंजन में अबनॉर्मल एक्टिविटीज को देखी गई है। ये क्लियर इंडिकेशन है कि मोस्टर सेंटीपेड आने वाला है। यू सीरियस हो जाता है। गिल्ड मास्टर और भी शौक होने वाली बात बताता है। इसी वजह से किंगडम ने इन्फिनिट डार्कनेस डंजन की इन्वेस्टिगेशन को प्रूफ की थी। यू को अब समझ में आ जाता है कि सिचुएशन उसके सोचने से भी ज्यादा सीरियस है। तभी गिल्ड मास्टर उसको बताता है कि उसके पार्टी के लिए एक स्पेशल क्विस्ट है, इन्फिनिट डार्कनेस डंजन की इन्वेस्टिगेशन। यू बिना सोचे समझे मना कर देता है क्योंकि ये जगह बहुत ही डेंजरस होती है। वो कहता है कि थंडर पाई और दूसरी अरान पार्टीज इस मिशन के लिए काफी स्ट्रॉन्ग है, वो खुद ही हैंडल कर सकते हैं। लेकिन गिल्ड मास्टर उसको इन्फॉर्म करता है कि 2 पार्टीज इंक्लूडिंग थंडर पाई ऑलरेडी मिशन से बैकआउट कर चुकी है। फिर वो यू को एक एशियंट रिपोर्ट देता है जो कि इन्फिनिट डार्कनेस डंजन का सिर्फ एक रिकॉर्डेड लॉग होता है। उसको याद दिलाता है कि उसका सपना है डंजन के बॉटम तक पहुंचना है और ये उसके लिए एक मौका हो सकता है। फिर ओल्ड मैन एक स्क्रॉल ऑफ एग्जिस्ट निकालता है जो एक सुपर रेयर आइटम है और किसी भी बंदे को डंजन में टेलीपोर्ट कर सकती है। यू उससे पूछते कि आप मुझे ये मिशन लेने के लिए इतना फोर्स क्यों कर रहे हो? गिल्ड मास्टर सीधा जवाब देता है, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारी इन्फॉर्मेशन पर भरोसा कर सकता हूँ। तभी रिसेप्शनिस्ट आती है और यू को किंग का ऑफिशियल क्वेस्ट लेटर देती है। अब यू को समझ में आता है कि मिशन को मना करना इतना इजी नहीं होगा। फिर भी वो गिल्ड मास्टर से कहता है कि फाइनल डिसीजन लेने से पहले वो अपनी पार्टी मेंबर से कंसल्ट करेगा। घर पहुंचकर यू सब कुछ लड़कियों को एक्सप्लेन करता है और क्लियर बोलता है कि ये मिशन बहुत ही डेंजरस है, इसलिए हमें मना कर देना चाहिए। लेकिन लड़कियां उसकी बात से एग्री नहीं करती। उनका कहना होता है कि उनके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट है और थोड़ी सी लक साथ हो तो वो डंजन इन्वेस्टिगेट कर सकती है। लेकिन यू अब भी कन्विंस्ड नहीं होता। उसको डर लगता है कि अगर उसने मिशन एक्सेप्ट किया तो वो अपनी पार्टीज को खो देगा। तभी रीजन उसको हक करती है और कहती है कि हमें तुम पर भरोसा है, तुम भी हम पर भरोसा रखो। बाकी लड़के भी उसको इनकरेज करती है, ये तुम्हारा सपना है, यू तुम्हें बिना किसी हेजिटेशन के अपने ड्रीम को चेस करना चाहिए, हम तुम्हारे साथ हैं। यू को उनकी बात सुनकर कॉन्फिडेंस मिलता है और अगली सुबह वो लड़कियों के साथ गिल्ड मास्टर के ऑफिस जाता है और मिशन ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लेता है। यू कहता है कि उन्हें एक और मेंबर चाहिए जो कि स्काउट के रोल फिल कर सके। गिल्ड मास्टर पहले से इसके लिए प्रिपेयर था। जैसे ही उसने सिग्नल दिया, रिसेप्शनिस्ट एक नर्वस सी कैट गर्ल को अंदर लेकर आती है। मैं एक निंजा हूँ और मैं इस मिशन के लिए तुम्हारी पार्टी को ज्वाइन करना चाहती हूँ। यू को एक नई पार्टी के मेंबर से कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वो तुरंत डंजन के एंट्रेंस तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जो बात सभी को हैरान कर देती है वो ये होती कि इन्फिनिट डार्कनेस डंजन का एंट्रेंस
गिल्ड के बिल्डिंग के नीचे ही था। रिसेप्शनिस्ट बताते हैं कि ये बिल्डिंग डंजन के एंट्रेंस को छुपाने के लिए यहाँ पर बनाई गई थी ताकि दुनिया इस जगह के बारे में ना जान सके। और इसी के साथ यू और उसकी पार्टी इन्फिनिट डार्कनेस डंजन के अंदर अपना सबसे बड़ा एडवेंचर शुरू करने के लिए तैयार हो जाती है। गिल्ड मास्टर यू को बताता है कि शुरू में 3 आरान पार्टीज डंजन में एंटर करने वाली थी, लेकिन 2 पार्टीज पीछे हट गई। अब सिर्फ एक ही पार्टी बची हुई है, यू की पुरानी पार्टी थंडर पार्टी। अभी वो लोग डंजन के अंदर है, लेकिन उनके स्पॉन्सर्स उनसे खुश नहीं है। गिल्ड मास्टर यू को मिशन के लिए केयरफुल होने के लिए कहता है और उसको बेस्ट ऑफ लक देता है। यू अपनी पार्टी का स्टेटस चेक करता है और देखता है कि सब लोग कम्प्लीटली रेडी है। जैसे ही डंजन का एंट्रेंस ओपन होता है, यू लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर देता है और अंदर चला जाता है। डंजन के अंदर स्पेस वॉरपेड है और ग्रेविटी इरेगुलर है, लेकिन पार्टी बिना किसी दिक्कत के पास अवे से गुजर रही है। कैट गर्ल नीन एक मैजिक लालटेन से ट्रैप चेक करती है और एक मैजिक कंपास का यूज करके डायरेक्शन फाइंड करती है। जब उसको कोई भी ट्रैप नहीं मिलता तो वो आगे जाकर एरिया को स्काउट करने का डिसीजन लेती है। तभी सिल्क यू से पूछती कि उसको इन्फिनिट डार्कनेस डंजन में आने के बाद कैसा लग रहा है। यू बताता है कि उतना इमोशनल या फिर थ्रिलिंग फील नहीं हो रहा है जितना उसने सोचा था, लेकिन सिल्क एक्साइटेड है। वो कहती है कि उसके एडवेंचर बनने का रीजन सिर्फ पैसे कमाना ही था। लेकिन जब उसने यू को अपने सपनों के बारे में इतने पैशन से बात करते सुना तो उसका माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो गया। इसी वजह से वो आज यू के साथ डंजन में खड़ी है और बहुत ही एक्साइटेड फील कर रही है। यू सिल्क की बात को सुनकर खुश हो जाता है और तभी नींद वापस आती है अपनी रिपोर्ट के साथ। उसने पहले फ्लोर पर कुछ भी डेंजरस नहीं देखा था, लेकिन एक अजीब सी बात मिली है। एक सुनकेन शिप एक फॉरेस्ट के बीच में पड़ा है। ये सुनकर यू और उसकी पार्टी झुक जाती है और वो इधर उधर कोई और सस्पिशियस चीज देखने लगती है। फिर यू पार्टी को बताता है कि थंडर पाई अब तक डंजन के 8 फ्लोर तक पहुंच चुकी है। मारीना कहती है कि ये बहुत ही स्लो है क्योंकि उन्होंने 2 वीक्स पहले जर्नी स्टार्ट की थी। यू बोलता है कि उनका पेस और स्लो होने वाला है क्योंकि उनका काम सिर्फ डंजन की इन्वेस्टिगेशन करना है। लाइव स्ट्रीम के थ्रू रॉयल एकेडमी के स्कॉलर सब कुछ एनालाइज करेंगे ताकि अगर कोई भी सस्पिशियस या फिर प्रॉब्लमेटिक चीज हुई तो उसका पता लगा सके। तभी नीन सभी को रोक देती है क्योंकि उसके मैजिक मिरर में एक मोस्टर दिख रहा होता है जो अवॉइड नहीं किया जा सकता। पार्टी जल्दी से मोस्टर के सामने पहुंच जाती है और यू रैन से कहता है कि वो मोस्टर पर एक कंप्लीट डिफेंसिव स्पेल यूज करे और सिल्क से कहता है कि मोस्टर के हेड पर अटैक करे। फिर यू अपनी इन्वेंटरी से ह्यूज क्रॉसबो निकालता है और मारीना को देता है ताकि वो दूर से मोस्टर पर अटैक कर सके। रैन अपना पावरफुल स्पेल चैंट करना स्टार्ट करती है जब तक कि वो अपनी स्पेल प्रिपेयर कर रही होती है। यू अपने स्पेशल मैजिक प्रिस्मेटिक मिसाइल का यूज करके शार्क हेडेड मोस्टर पर अटैक कर देता है। यू का प्रिस्मेटिक मिसाइल मोस्टर पर ज्यादा असर नहीं करता और वो गुस्से में उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी मारीना अपने क्रॉसबो का अटैक करती है और उसका तीर मोस्टर के चेस्ट में घुस जाता है। मोस्टर और भी फ्यूरियस हो जाता है, लेकिन तभी रैन अपना फायर स्पेल कास्ट करती है और मोस्टर आग में जलने लगता है। फिर भी वो खड़ा रहता है। सिल्क 3 एरो शूट करती है, लेकिन मोस्टर अब भी खड़ा रहने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर यू लड़कियों के सामने आकर खड़ा हो सके ताकि तीनों को बचा सके। ये देखकर यू लड़कियों के सामने आ जाता है ताकि वो उनको बचा सके। कुछ सेकंड के बाद मोस्टर फाइनली गिर जाता है। नीन इम्प्रेस्ड होती है क्योंकि उसको अपनी स्किल दिखाने का मौका नहीं मिला। उसने यू का वो स्पेशल स्पेल भी देखा जिसने कि उसको फेमस बनाया था। इसके बाद सब लोग सेफ जोन पर पहुंचते हैं और यू लाइव स्ट्रीम को पॉज कर देता है। सब लोग थोड़ी देर रेस्ट करते और रिकवरी करते हैं। यू सबका ध्यान एक ट्रेजर चेस्ट की तरफ लेकर जाता है जो कि उनके सामने है। वो सजेस्ट करता है कि ऑफ कैमरा ही उसको ओपन करना बेटर होगा ताकि कोई कंट्रोवर्सी ना हो। नीन अपनी थीफ स्किल दिखाती है और चेस्ट के की होल को चेक करती है। उसको अंदर एक सिंपल ट्रैप मिलता है जिसे वो इजीली डीएक्टिव करके चेस्ट ओपन करती है। चेस्ट के अंदर जूल्स ही जूल्स भरे होते हैं। लड़कियां एक्साइटेड हो जाती है और जूल्स को देखकर ड्रोलिंग स्टार्ट कर देती है। यू सिल्क से कहता है कि वो सब जूल्स को स्टोर कर ले। जब वो स्टोर हो जाता है, यू चेस्ट में बची बाकी सब चीजों को इंस्पेक्ट करता है। उसको एक रिंग आर्टिफैक्ट और एक ब्लैक क्यूब आर्टिफैक्ट मिलता है, लेकिन वो दोनों का एनालाइज नहीं समझ पाता। यू लड़कियों को बताता है कि ये आर्टिफैक्ट एक बच्चे जैसा लग रहा है, खुद भी नहीं जानता कि वो क्या है। ये सुनकर लड़कियां और भी एक्साइटेड हो जाती है और मरीना और रेन दोनों आर्टिफैक्ट को चाहने लगती है। यू कहता है कि गिल्ड मास्टर से पहले पूछना पड़ेगा, लेकिन ये डेफिनेटली कुछ रेयर है। फिर वो रेन को रिंग पहनने के लिए कहता है क्योंकि उसकी फिंगर में परफेक्टली फिट हो रही है। वो उसको बताता है कि ये रिंग उसके मेंटल स्टेट स्टेबलाइज कर सकती है। लेकिन जैसे ही वो रेन की तरफ देखता है, उसको समझ में आता है कि उसके एक्शन ने रेन की मेंटल बैलेंस को ही तोड़ दी है। रेन पूरी तरीके से ब्लश करने लगते हैं क्योंकि यू ने इनडायरेक्टली उसको पोजेस कर दिया है। अब उसको ब्लैक बॉक्स आर्टिफैक्ट मरीना को देने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर सब लोग एक्सप्लोरेशन रेस्क्यू करते और नीन अपने मैजिक कंपास का यूज करके एयर फ्लो डिटेक्ट करती है और सेकंड फ्लोर का एंट्रेंस लोकेट कर लेती है। जैसे ही सब लोग फ्लोर के सेफ जोन पर पहुंचते हैं, यू लड़कियों से पूछते हैं कि उनको इस डंजन में सबसे अजीब क्या लगा। लड़कियां कहते हैं कि इस सेंसरी का कॉन्स्टेंटली चेंज होना अजीब था। दूसरी अजीब चीज शार्क हेडेड मोस्टर थे जो कि इस जगह से मैच नहीं करते थे। यू एग्री करता है और एक और ओड पॉइंट ऐड करता है। फर्स्ट फ्लोर पर ट्रेजर चेस्ट का होना अनयूजुअल है। नॉर्मली ऐसे ट्रेजर्स डिफिकल्ट फ्लोर्स पर मिलते हैं, लेकिन ये पहली फ्लोर पर मिला था। क्या इस डंजन में कोई और बड़ी
मिस्ट्री छुपी हुई है। यू सोचता है कि शार्क मोस्टर और ट्रेजर चेस्ट का कनेक्शन हो सकता है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि इस बारे में बाद में सोचना बेहतर होगा। अभी के लिए वो लड़कियों से कहता है कि आज के लिए एक्सप्लोरेशन बस करें। सब एग्री करते हैं और वापस से एंट्रेंस की तरफ चलने लगते हैं, लेकिन तभी नीन को किसी के आने के एहसास होता है। जब वो देखते हैं कि कौन आ रहा है तो यू का फॉर्मर पार्टी थंडर पाई सामने आती है। उनके साथ दो नए मेंबर भी होते हैं जो कि इस मिशन के लिए आए होते हैं। सिमोन हमेशा की तरह आगे टोन में बात करता है और यू को टाउंट करता है कि अगर उसको यहाँ पर आना ही था तो पहले उसके साथ आ जाना था। यू कामली जवाब देता है कि उसके चकमे में नहीं फंसने वाला है। फिर वो रिवील करता है कि वो यहाँ पर एक फॉर्मल मिशन पर आया जो कि डायरेक्टली किंग से आया है। थंडर पाई का मेंबर बिना किसी वजह के गुस्सा हो जाता और यू को अनग्रेटफुल बास्टर्ड बोल देता है, लेकिन सिमोन प्रिटेंड करता है जैसे वो यू का दोस्त हो और कहता है कि अब वो एक अलायंस में है, इसलिए वो अपने लाइव स्ट्रीम रिकॉर्डिंग्स और जो भी आइटम्स कलेक्ट किए वो थंडर पाई को हैंड ओवर कर दे। उसके दोस्तों भी यू को कन्विंस करने लगते हैं कि ये उसकी पार्टी की फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑप्शन है। वो यू को एक फेवर बताने लगते हैं, लेकिन यू अंदर ही अंदर गुस्से से उबलने लगता है। रैन भी उनकी अटैक से फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और उनको ब्लैकआउट करने के लिए लास आउट करती है। थंडर पाई का एक मेंबर उससे कहता है कि वो चुप रहे और उस सेवेज डार्क एल्फ कहकर इंसल्ट करता है। ये सुनकर यू का पेशेंस फाइनली ब्रेक हो जाता है और डायरेक्टली वॉरियर और प्रीस्टेस पर चिल्लाता है कि अगर किसी ने भी उसकी पार्टी के किसी भी मेंबर की इंसल्ट किया तो वो उसको कभी भी माफ नहीं करेगा। वो अपनी तलवार निकालने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सिमोन प्रिटेंड करता है कि सब कुछ नॉर्मल है और यू से लूट हैंड ओवर करने के लिए कहता है। यू बस उसका हाथ एक थप्पड़ से हटा देता है और क्लियर कर देता है कि वो कभी ऐसे गंदे लोगों के साथ काम नहीं करेगा। सिमोन और उसकी पार्टी शोक में रह जाती है। यू लड़कियों से कहती है कि चलो हम सरफेस पर वापस चलते हैं और ये पूरा कन्वर्सेशन लाइव स्ट्रीम हो रहा होता है। जो भी ये देख रहा होता है उसको क्लियर हो जाता है कि बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है और वैसे ही होता है, लेकिन प्रॉब्लम यू की पार्टी के लिए नहीं बल्कि थंडर पाई के लिए होती है। 2 दिन के बाद थंडर पाई को गिल्ड मास्टर के हेडक्वार्टर में बुलाया जाता है। वहाँ उनको बताया जाता है कि उनके अगेंस्ट मल्टीपल ऑफिशियल्स कंप्लेंट्स आ चुकी है, स्पॉन्सर से, एल्फ्स के कंट्री से और खुद गिल्ड हेडक्वार्टर से भी। लेकिन सिमोन बिना सीरियस हुए गिल्ड मास्टर से कहता है कि रियल प्रॉब्लम ये होनी चाहिए थी कि एक सी रैंक पार्टी ने उनकी ए रैंक पार्टी की इंसल्ट की। गिल्ड मास्टर गुस्से से बोलता है कि गिल्ड को कभी भी एक ऐसे पार्टी को डंजन में एंटर नहीं करने देना चाहिए था जिसमें एक सेवेज डार्क एल्फ हो। पर जैसे सिमोन अपनी बात को पूरी करने वाला होता है, गिल्ड मास्टर उसके मुंह पर एक जोर का पंच मार देता है। फिर वो आगे बढ़ता है और गुस्से से बोलता है कि ए रैंक एडवेंचर होने के बावजूद सिमोन ने एक डार्क एल्फ के खिलाफ रेसिस्ट रिमार्क्स दिए, वो भी लाइव स्ट्रीम पर, और इस वजह से उनके देश की रेपुटेशन खराब हो गई है। गिल्ड मास्टर सिमोन को गले से पकड़ लेता है और कहता है कि उसके एक्शन की वजह से उनके देश और एल्फ्स के बीच में एक बहुत ही बड़ा इशू खड़ा हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन पर ट्रायल भी चलेगा और केस में उन्हें एग्जाइल भी किया जा सकता है। ये कहकर वो सिमोन को छोड़ देता है। सिमोन गुस्से से कहता है कि एक बेवकूफ भरा डिसीजन है, क्योंकि अगर ए रैंक पार्टी को एग्जाइल कर दिया गया तो फिर डेंजरस डंजन में एक्सप्लोर करने के लिए कोई नहीं बचेगा। लेकिन गिल्ड मास्टर इस बात की टेंशन नहीं लेता और रिवील करता है कि यू की पार्टी को टेम्पररी ए रैंक दिए गए और उन्होंने ऑलरेडी ग्रेट रिजल्ट्स दिए हैं। सिमोन फिर भी माफी मांगने के लिए तैयार नहीं होता, बल्कि वो यू पर चिल्लाने लगता है कि उसने उसे लाइव स्ट्रीम पर सेटअप किया। वो बीच सड़क पर यू को कर्ज कर रहा होता है, तभी एक मोटा सा बदसूरत नोबल वहाँ पर आता है और सिमोन से कहता है कि उसके पास यू से बदला लेने का एक तरीका है जो कि दोनों के लिए फायदे का सौदा होगा। दूसरी तरफ मरीना यू के पास आती क्योंकि उसने ब्लैक बॉक्स आर्टिफैक्ट का यूज सीख लिया है। ये सुनकर यू को हैरानी होती कि एक बेवकूफ लड़की जैसे कि मरीना इस बात का पता कैसे चला पाई। मरीना स्माइल करते हुए कहती कि जब वो बॉक्स के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी तो ये आइडिया नेचुरली उसके दिमाग में आ गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो आर्टिफैक्ट को खुद से एक्टिवेट नहीं कर सकती, उसको यू की मदद चाहिए। यू सोचता है कि इसमें एल्केमी स्किल का यूज होगा, पर तभी मरीना उससे कहती है कि बॉक्स को पकड़कर उसके बारे में सोचो। जैसे यू मरीना के एक फाइटर होने के बारे में सोचता है, ब्लैक बॉक्स एकदम से ट्रांसफर होकर एक स्पेशल सोर्ड में बदल जाता है जो सिर्फ मरीना के लिए डिजाइन हुआ होता है। मरीना ये देखकर बहुत ही खुशी से झूम रही होती है, पर यू अभी भी नहीं समझ पा रहा होता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। मरीना सिर्फ एक अजीब सा स्माइल देती है और बोलती है कि ब्लैक बॉक्स एक अजीब बच्चे की तरह है और उसको एक मोम और एक डैड चाहिए थे फंक्शन करने के लिए। ये बात सुनकर यू बहुत ही एम्बैरेस्ड होता है और दूसरी तरफ ये साइको लड़की अपनी नई सोर्स से चिपककर उसको बहुत ही चुमिया ले रही होती है। अगले दिन यू और क्लोवर पार्टी वापस से इन्फिनिट डार्क डंजन में जाते हैं। इस बार यू लाइव स्ट्रीम को पहले से ही ऑन कर देता है और सभी गर्ल्स से कहता है कि आज का मिशन डंजन के 3rd फ्लोर तक पहुंचना है। वहां पहुंचने के बाद वो डिसाइड करेगा कि आगे एक्सप्लोर करना है या फिर वापस लौटना है। यू और उसकी पार्टी बिना किसी दिक्कत के 1st फ्लोर क्रॉस कर लेती है और 2nd फ्लोर पर पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही वो लोग वहां पर पहुंचते सब लोग शॉक हो जाते हैं। ये जगह एक बड़ी सी ग्रेसिव प्लान है और सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ पर सामान भी नहीं दिख रहा है जबकि एक डंजन के अंदर है। सब ये अनोखा नजारा देखकर स्टंट खड़े होते हैं, पर तभी यू उन्हें डीप ब्रीथ लेने और काम होने के लिए कहता है। वो बताता है कि कुछ डंजन फ्लोर्स कभी कभी बाहर की दुनिया को कॉपी कर लेते हैं, पर ऐसे फ्लोर 20 फ्लोर के नीचे मिलते हैं। यू सोचता है कि डंजन का लेआउट तो चेंज हो गया या फिर नीचे के फ्लोर ऊपर आ रहे बिना किसी इरेगुलरिटी की वजह से। अभी तक किसी के पास भी इसका कोई जवाब नहीं होता, इसलिए यू इस फ्लोर के बारे में और जानने का डिसीजन लेता है। सबसे पहले वो नीन से कहता है कि वो अपनी स्किल का यूज करे, लेकिन उसका कंपास काम नहीं करता क्योंकि यहाँ पर हवा बहुत ही तेज चल रही होती है। तब रेन सजेस्ट करती है कि वो अपनी टेलीस्कोप आइस स्पेल का यूज करके आसपास देख सकती है। यू कहता है जा बेटा देख ले, और बिना टाइम वेस्ट के
ट्रस्टी लड़की यू के कंधे पर जाकर बैठ जाती है। यू अंदर ही अंदर मेल्ट हो रहा होता है उसके थिंग्स के नीचे, पर कुछ कह नहीं सकता। रेन अपने स्पेल का यूज करती है और दूर एक घर देख लेती है। जैसे ही उसकी आंखों का जूम खत्म होने वाला होता है, यू डिसाइड करता है कि घर को चेक करना चाहिए। रास्ते में उस सभी को बताता है कि डंजन्स में रन्स मिलना नॉर्मल है, पर एक पूरा घर ही दिखना बहुत ही ज्यादा शैडी बात है। लेकिन एक और बड़ी प्रॉब्लम होती है, आसमान में जो सूरज चमक रहा होता है उसका असली मतलब क्या है। यू को शक है कि ये कोई आर्टिफैक्ट है जो कि लाइट और हीट दे रहा है, लेकिन अगर ये असली सूरज की तरह काम कर रहा है तो क्या ये रात होते ही डूब जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो पता नहीं नाइट मोड में डंजन कितना डेंजरस बन सकता है। जल्दी सब लोग घर पहुंच जाते हैं और सरप्राइजली ये बिल्कुल घर नया लगता है। रेन माना सेंस करने की कोशिश करती है पर उसे कुछ भी फील नहीं होता, लेकिन यू फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं होता कि एक नॉर्मल हाउस है। और तभी दरवाजा खुल जाता है और एक बूढ़ी औरत चाय और पंपकिन का ट्रे लेकर बाहर आती है। और यू और सभी गर्ल्स गेस्ट की तरह ट्रीट कर रही होती है और अंदर आने का इन्विटेशन देती है, लेकिन यू और उसकी पार्टी हाईली अलर्ट हो जाती है। यू बिना किसी शर्म के सीधा रिफ्यूज कर देता है कि नहीं आंटी, ये हम सबको बहुत ही सस्पिशियस लग रहा है। तभी बूढ़ी औरत अपनी वाइट से स्माइल के साथ कहती है, तुम रेसिस्ट मत करो क्योंकि रात होने वाली है। जैसे ही वो ये बोलती है, आसमान में दिल ढलने लगता है और सूरज डूबने लगता है और शाम होने लगती है। और सबसे डरावनी बात, वो घर धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। यू को कुछ अजीब सी फोर्स अपनी तरफ खींचती है और महसूस होती है जैसे कोई अनसीन एनर्जी उसको अंदर बुला रही है, पर लास्ट सेकंड पर रुक जाता है। और तभी वो बूढ़ी औरत अपनी असली शक्ल में वापस आ जाती है, एक फुल गोथ मम्मी फॉर्म में। जैसे यू समझता है कि अंदर जाना डेंजरस हो सकता है तो वो डोर पर ही रुक जाता है। ये देखकर वो औरत उसकी तारीफ करती है कि वो काफी स्मार्ट है। तभी उसका घर और धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और एक काले महल में बदल जाता है। अब वो सिंहासन पर बैठी होती है। यू तभी रियलाइज करता है कि जो औरत उसके सामने खड़ी वो परसेफनी है, अंडरवर्ल्ड की रानी। परसेफनी फिर से उसकी तारीफ करती है कि उसमें कितना ज्यादा दिमाग है, लेकिन फिर वो कहती है कि वो उसकी और उसके दोस्तों की आत्माओं को हमेशा के लिए यहाँ पर कैद करके रखेगी, उनके पास बचने का कोई तरीका नहीं है। ये सुनकर यू अचानक से उसके सामने घुटने टेक देता है और बड़ी इज्जत से उसको ग्रेट करता है। मैं फिर मिलूंगा आपसे जब मेरा वक्त आएगा, पर आज नहीं। परसेफनी उसकी बात मान लेती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक शराब का निशान डाल देती है जो कि हमेशा उसको इस वादे की याद दिलाता रहेगा। यू बिना वक्त गवाए अपनी टीम को तुरंत वापस फ्लोर पर भागने के लिए कहता है। फिजिकल इंस्टेंटमेंट मैजिक का यूज करके वो सभी को डार्क मिस्ट आने से पहले सेफ जोन तक पहुंचा देता है। यू अपना लाइव स्ट्रीम एंड करता है और लड़कियां उसको एक आईना देती है जिसमें उसके चेहरे पर शराब का निशान क्लियरली दिखाई दे रहा होता है। रेन उस निशान को ध्यान से देखती है और कहती है उसके लेवल से बहुत ही ऊपर है। यू कहता है कि जैसे ही वो लोग घर पहुंचेंगे वो तुरंत टेम्पल जाएगा इससे हटाने के लिए। फिर सब आराम से लंच करने लगते हैं और यू उन्हें बताता है कि वो अभी परसेफनी के एरिया में था जो पुरानी कहानियों में लिखा गया है। दिन के टाइम वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल होता है, पर रात होती वो जगह अंडरवर्ल्ड में बदल जाती है। यू तभी एक नई थ्योरी सोचते हैं, अंडरवर्ल्ड कहीं डंजन में ही तो नहीं छुपा है। वो कहता है कि शायद से ये सब एवेस गेट की वजह से हो रहा है, जो डंजन के एंड में अलग अलग दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये डंजन एक खास जगह है जो कि इन्हीं वर्ल्ड्स के अंदर रिप्रोड्यूस कर सकता है। पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि परसेफनी जैसा खतरनाक इंसान एरिया के सेकंड फ्लोर पर ही कैसे मिल गया। यू फिर एक और थ्योरी कहते हैं कि शायद से हम कोई सेकंड फ्लोर पर थे ही नहीं बल्कि सीधा 13th फ्लोर पर आ गए थे। रेन इस बात से एग्री करती है और वो कहती है कि शायद से ये स्टेयर्स रैंडमली फ्लोर्स को स्किप कर रही हैं, एक एक करके नीचे जाने की वजह से सीधा कोई भी फ्लोर पर भेज रही हैं। यू सोचता है कि एग्जिट एक्सप्लोर का यूज करके तुरंत बाहर चले जाना चाहिए, लेकिन लड़के कहते हैं कि पहले स्ट्रेंथ रिकवर करनी चाहिए और एक और फ्लोर ऊपर जाने की कोशिश करनी चाहिए, उसके बाद एग्जिट स्क्रॉल का यूज करना बेस्ट होगा। यू जैसे ही उनकी बात सुनता है वो सब मिलकर रेस्ट करने के लिए सो जाते हैं। लेकिन अगले दिन जैसे यू अपनी आंखों को खोलता है तो उसको सिमोन की आवाज सुनाई देती है। उसको समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है और तभी उसको एहसास होता है कि वो जंजीरों से बंधा हुआ है। सिमोन उसके सामने खड़ा होता है और वो उसे कहता है कि वो अपना पूरा हिसाब चुकाने के लिए आया है। यू उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सिमोन उसको बताता है कि उसकी टीम ने उसकी लड़कियों को बंदी बना लिया और रेन के गले में एक स्लेब का कॉलर भी डाल दिया जो कि उसके स्पॉन्सर ने दिया था। यू उसको वार्न करता है कि अगर ये बात बाहर चली गई तो उसको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा, लेकिन सिमोन सिर्फ हंस देता है और कहते हैं कि जो पहले ही बर्बाद हो चुका उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो एक कॉन्ट्रैक्ट यू के सामने रखता है जिसमें लिखा होता है कि क्लोवर और थंडर पाई पहले से ही अलायंस में थे और स्लेव के अगेंस्ट रेसिस्ट मार्क्स वहाँ पर कॉमन थे। इसका मतलब जो भी हुआ वो यू की गलती है और उसको इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक यू की पूरी पार्टी थंडर पाई में ऑब्जर्व कर लिया जाएगा जिससे कि जो भी डैमेज हुआ है वो सब कवर हो सके। यू ये सब पढ़कर शोक में आ जाता है और सिमोन की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तू सिर्फ एक इडियट नहीं, तू तो चल छोड़, तू जैसे कमीने को क्या बोलूं। सिमोन को गुस्सा आ जाता है और वो यू को जोर से लात मार देता है। फिर वो उसे जोर जोर से कुचलने लगता है और चीख कर कहता है कि अगर यू ने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया तो वो उसकी पार्टी और लड़कियों को घटिया बीमारी देकर मार देगा। तभी थंडर पाई का एक वॉरियर सिमोन से कहता है कि वो अपना टाइम वेस्ट ना करे और लड़कियों को उनके साथ शेयर करे। ये सुनकर यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का डिसीजन लेता है, लेकिन जैसे ही वो साइन करने लगता है अचानक से डंजन जोर से हिलने लगता है, पूरा फ्लोर कोलैप्स होने लगता है और सब लोग नीचे गिर जाते हैं। सिमोन और उसकी टीम सबसे पहले गिरती है और जब यू अपनी टीम की मदद करने के लिए बढ़ता है तभी उसको दिखता है कि सिमोन उसका मैजिक बैग ले चुका है। इससे पहले कि यू कुछ कर सके जमीन एक बार फिर से कोलैप्स हो जाती है, लेकिन जेमी जो कि थंडर पाई में होने के बावजूद उससे परेशान है एक स्पेल कास्ट करती है जिससे
कि उसकी गिरने की स्पीड स्लो हो जाती है। यू उसको थैंक्स बोलता है जबकि सिमोन उसे गाली देने लगता है, लेकिन तभी एक बड़ी और का अटैक हो जाता है। जेमी तुरंत समझ जाती है कि अब ज्यादा टाइम नहीं है और वो जल्दी से सिमोन का मैजिक बैग यू को वापस देती है और फिर वो यू की लड़कियों को उठाकर फ्री कर देती है। सिमोन तुरंत एक स्क्रोल का यूज करते जो कि ओर्स को रोक सके। और फिर एग्जिट स्क्रोल का यूज करने का प्लान बनाता है, लेकिन जाने से पहले ओरेन को एक बार फिर से होस्टेज बना लेता है और यू से कहता है अगर तुम मुझसे बच सकता है तो कर, वरना इस लड़की की मौत तेरी आंखों के सामने होगी। और उसका अटैक और भी इंटेंस होने लगता है और मरीना और बाकी सभी लड़कियां उसको रोकने के लिए सामने आ जाती है। सिमोन एक बार फिर से यू पर चिल्लाता है कि उसकी जान बचा ले, लेकिन तभी जेमी उस पर पीछे से झपट पड़ती है, जिस वजह से रेन को भागने का मौका मिल जाता है और गुस्से में सिमोन जेमी को एक जोर से लात मार देता है और एक पागल इंसान की तरह उसकी तरफ दौड़ने लगता है और अपनी टीम को पीछे छोड़कर। जेमी तुरंत एक मैजिक बुलेट उसके घुटने पर मार देती है जिससे कि वो नीचे गिर जाता है। यू उसको अपनी तरफ आने के लिए कहता है, लेकिन जेमी सिर्फ मुस्कुराती है और कहती है ये उसका अंजाम है और वो अपनी पुरानी पार्टी के साथ ही रहना चाहती है। सिमोन डिस्प्रेशन में रैन के स्लेव कूलर का यूज करके उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन यू अपनी पार्टी को तुरंत टेलीपोर्ट कर देता है और सबको डेंजर से निकाल लेता है। सिमोन अब पूरी तरीके से पागल हो चुका होता है और वो फोरबिडन मसल जूस अपने बॉडी में डाल लेता है, जिससे कि उसके मसल्स अननेचुरल तरीके से ग्रो करने लगते हैं। उसके आसपास बहुत ही सारे ऑर्स जमा होने लगते हैं और वो एक आखिरी बैटल के लिए तैयार हो जाता है। यू और उसकी पार्टी जैसे ही घर पहुंचती है उसको अपने मैजिक बैग में से एक रिकॉर्डिंग स्टोन मिलता है। जब यू उसे एक्टिवेट करता है तो जेमी की आवाज सुनाई देती है। जेमी उसके पास्ट एक्शंस के लिए माफी मांगती है और कहती है कि यू हमेशा उसके बीमार भाई के लिए जरूरी मेडिसिन अरेंज करता था और उसने बिना सोचे हमेशा फ्री में मांगने की जिद की। उसको अब ये समझ में आ गया कि यू की क्या वैल्यू थी और अगर उसने पहले ही दिल से माफी मांग ली होती तो शायद से यू उसकी पार्टी में वापस आने का डिसीजन दोबारा से ले लेता, लेकिन अब उसको लगता है कि बहुत ही देर हो चुकी है, इसलिए ये रिकॉर्डिंग भेज रही अपनी गलतियों को प्रायश्चित करने के लिए। तभी सिमोन की चीख सुनाई देती है और रिकॉर्डिंग पूरी तरीके से बंद हो जाती है, लेकिन जाने से पहले जेमी एक और बड़ी बात बता देती है। उसने थंडर पाई के सारे बुरे काम एक मैजिक स्टोन में रिकॉर्ड कर दिए। यू अंदर से गिल्टी फील करने लगता है। जेमी ने उसको बचाने के लिए अपनी पूरी जान दांव पर लगा देती और उसने उसको वहाँ पर छोड़ दिया। रेन उसका हाथ पकड़कर उसको तसल्ली देती है और कहती है कि उनके पास कोई और चॉइस नहीं थी। तभी गिल्ड मास्टर उन्हें बुलाता है और बताता है कि उनको इन्फिनिट डार्कनेस डंजन से एक डिस्ट्रेस सिग्नल मिला है। टीवी स्क्रीन पर वॉइस नोट प्ले होता है। जेमी की आवाज सुनाई देती है जो कह रही होती है कि डंजन बिखर रहा है, फ्लोर गिर रहे हैं और सब कुछ खत्म होने वाला है। गिल्ड मास्टर कहता है कि वो सोच रहे हैं कि रेस्क्यू मिशन भेजना चाहिए या फिर नहीं, लेकिन उससे पहले यू तुरंत खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि मुझे भेज दो, मैं जेमी को वापस लेकर आऊंगा। और गिल्ड मास्टर से एक और एग्जिट स्क्रॉल ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन बुढ़ा आदमी सिर्फ उसको घूर कर कहता है ये मेरा फैसला होगा कि रेस्क्यू मिशन वर्थ है या फिर नहीं। फिर वो रूम से चला जाता है और यू अपनी लड़कियों की तरफ देखता है और एक फैसला लेता है, चाहे गिल्ड माने या ना माने मैं अकेला ही जाकर जेमी को बचाऊंगा। जेमी ने सिर्फ यू की ही नहीं बल्कि सभी की जान बचाई थी। मारिना और रैन भी उसके लिए अपनी जान दांव पर लगाने के लिए तैयार थी। जेमी ने हमें बचाया, अब हमें उसको भी बचाना होगा, दोनों ने एक साथ कहा। लेकिन इससे पहले कि वो रेस्क्यू मिशन पर जाते यू ने रैन के स्लेब कॉलर का कुछ करने का सोचा। उसने बिना सोचे एक अजनबी स्पेल बोला और एक पल में कॉलर खुल गया। रैन शॉक्ड हो गई, मैंने ऐसा स्पेल कभी भी नहीं सुना। यू को समझ में आ गया कि ये कोई डार्क मैजिक है जो कि शायद से गॉडेस ऑफ डेथ पेर्सेफोने ने उसके अंदर डाल दिया। बाकी सभी परेशान थे पर यू को ये पसंद है, अगर मौत की देवी ने मुझ पर नजर डाली है तो इसका मतलब है कि मैं कुछ खास हूँ। लेकिन तभी धड़ 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 कोई दरवाजे पर जोर से नॉक कर रहा था। यू ने दरवाजा खोला और सामने एक मोटा गंदा नोबल खड़ा था। दरवाजा तुरंत खुलना चाहिए था गुलाम, उसने गुस्से में कहा। यू बस हार नहीं मानने वाला था, निकल यहाँ से, उसने ठंडे लहजे में कहा। जब नोबल ने उसे थप्पड़ मारने की कोशिश की तो यू ने सीधा उसके बीच में लात मार दी। उसके गार्ड्स यू पर अटैक करने के लिए, लेकिन मारिना और रैन ने उसे पहली बार धकेल दिया। मोटा नोबल शौक में था कि ये सब कैसे हो सकता है, तुम लोग अब भी मेरे हुक्म के खिलाफ कैसे जा सकते हो। उसने रिमोट निकाला और रैन को बुलाया। रैन आई। नोबल के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, लेकिन अगले सेकंड में रैन ने एक क्रोबार उठाया और उसके मुंह पर जोर से मार दिया। मुझे दोबारा छूने की कोशिश मत करना, रैन ने कहा। फिर उसने स्लेब कॉलर उसके नोबल के गले में डाल दिया। अगर दोबारा नजर आए तो इतनी शर्मनाक मौत मरोगे कि लोग तुम पर हंसेंगे। नोबल घबरा गया, सुनो मैं तो बस। लेकिन तब तक रैन यू के पास जा चुकी थी। उसने यू का हाथ पकड़ा और अब से मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। यू बहुत ही सरप्राइज था पर उसने एक और काम करना था, एक और डार्क स्पेल। अगर दोबारा से रैन के पास आए तो मैं तेरे रंगों का लहू उबालने लगूंगा। नोबल की आंखों में डर था। यू ने मारिना से कहा इसे रात के गार्ड्स के हवाले कर देना। सब कुछ तैयार था, डंजन मिशन की सारी प्लानिंग हो चुकी थी, सिर्फ एक चीज की मिसिंग थी, स्क्रॉल ऑफ एग्जिट। यू चिंता में था क्योंकि ये स्क्रॉल बहुत ही रेयर था, शायद से गिल्ड मास्टर टाइम पे एक और ना ले सके। तभी नोक नोक दरवाजा खुला और सामने से एक बेडेस एडवेंचरस लुकिड खड़ा था। उसने यू की तरफ एक स्क्रॉल ऑफ एग्जिट बढ़ाया। दोस्तों को बचाना एक एडवेंचर का सबसे बड़ा फर्ज होता है। यू ने एक कॉन्फिडेंट स्माइल दी, अब कुछ भी हो जेमी को हम वापस लेकर आएंगे।
यू ने स्क्रोल ऑफ एग्जिट अपने बैग में रखा और सीधा डंजन की तरफ निकल पड़ा। गिल्ड मास्टर ने उसे रोका। अगर तुम अंदर गए तो तुम्हें सजा मिलेगी। ये डंजन रॉयल ऑर्डर से सील होने वाला है। गिल्ड मास्टर चुप हो गया और फिर उसने यू से पूछा, तुम्हें पता भी है कि जेमी वहाँ से कैसे निकलेगी? यू ने एक थ्योरी एक्सप्लेन की। स्टेयरवे अलग अलग वर्ल्ड्स में ले जाती है जो एडवेंचर्स के सबकॉन्शियस थॉट्स से शेप लेती है। ये सुन के गिल्ड मास्टर और रिसेप्शनिस्ट अपनी यादों में खो गए। उन्होंने भी कभी ये डंजन रेड किया था और यू की थ्योरी बिल्कुल सही लगी। अगर तुम सही हो तो तुम्हें जेमी जरूर मिल जाएगी। उन्होंने यू को बेस्ट ऑफ लक कहा। यू बस मुस्कुराए, लक की जरूरत नहीं है, बस वेलकम पार्टी की तैयारी करना। यू और उसकी टीम इन्फिनिट डार्कनेस में एंटर करते ही मॉन्स्टर से टकरा गई, लेकिन यू का सपोर्ट मैजिक काम आया और मारीना, रेन और सिल्क ने कुछ ही पलों में मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। सब सेफ जोन तक पहुंच गए, लेकिन यू का दिमाग सिर्फ जेमी के बारे में ही सोच रहा था। उसका प्लान काम कर गया। सेकंड फ्लोर एक तबाह हो चुकी सिटी जैसा लग रहा था, बिल्कुल उनके शहर के एक टूटा फूटा वर्जन। सेकंड फ्लोर एक तबाह हो चुकी सिटी के जैसा लग रहा था, बिल्कुल उनके शहर के जैसा टूटा फूटा वर्जन। जेमी यहीं पर हो सकती है। तभी खून के निशान दिखे। सब लोग बिना सोचे समझे उनके पीछे भागे और फिर उन्हें जेमी मिल गई। वो बेहोश थी अपने अपार्टमेंट के पास, लेकिन उसे उठाने से पहले एक आवाज सुनाई दी, अच्छा हुआ तुम आ गई यू, मैं वैसे भी तुम्हें ढूंढने वाला था। यू ने मुड़ कर देखा और शौक में रह गया। सिमोन, ये जिंदा कैसे हो सकता है? सिल्क ने यू का हाथ पकड़ा। ये जिंदा नहीं है क्या? उसके अंदर एक अजीब सी डार्क माना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि शैडो स्टैकर में थी। ये एक ज़ॉम्बी बन चुका है। यू को एकदम समझ में आ गया कि उस मोटे ने इसे एक आर्टिफैक्ट दी थी जो कि इसकी मौत के बाद भी इसको जिंदा रख सके। सिमोन मुस्कुराया, यू जो तूने किया है ना उसका बदला लेने वाला हूँ अभी मैं। और तभी एक तेज डार्क एनर्जी का वेव छोड़ा। मारीना ने बिना देरी किए उसके खिलाफ चार्ज किया। यू ने उसको बफ किया। मारीना एक तेज कट लगाने में सफल हो गई। सिमोन का एक हाथ कट गया, लेकिन वो तुरंत वापस आ गए। शिट, सिमोन ने एक और डार्क एनर्जी वेव छोड़ा। यू ने स्क्रॉल खोला और एक होली मैजिक शील्ड बनाया। सिमोन से द क्लोज कॉम्बैक्ट के लिए चार्ज किया, लेकिन यू ने तुरंत उसके अटैक को डोज कर लिया और उसे स्नेयर करने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं। सिल्क और रेन ने अपने मैजिक स्पेल से सिमोन को ट्रैप करना चाहा, लेकिन सिमोन ने उन्हें एक ही पल में तोड़ दिया। यू ने बिना सोचे समझे सीधा सिमोन पर अटैक कर दिया। सिमोन एक पागल जानवर की तरह चिल्लाया, यू तुझे मैं मार दूंगा, मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा जो तुझे प्यारा है। और अब असली जंग शुरू हो चुकी थी। यू बार बार अपनी तलवार से सिमोन पर वार करता है, लेकिन सिमोन की बॉडी हर बार तुरंत हील हो जाती है। यू थोड़ा पीछे हटता है और अपना स्पेशल स्पेल प्रिज्मेटिक मिसाइल यूज करने का फैसला करता है। सिमोन बिना किसी देरी की उसके स्पेल को सीधा फेस करता है। उसे यकीन है कि उसकी आर्मर बॉडी उसे डिस्ट्रॉय नहीं होने देंगी, और यही तो यू चाहता था। अचानक ही सिमोन की बॉडी अलग अलग जगह से फटने लगती है और जहाँ भी एक्सप्लोजन होता वहाँ से उसका शरीर और भी बढ़ने लगता। धीरे धीरे वो एक अजीब से बढ़ने वाले मास में बदल जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। मारीना भी ये सब देखकर बहुत ही हैरान होती है। तभी यू उसको बताता है कि उसने प्रस्नेफनी की पावर का यूज करके प्रिज्मेटिक मिसाइल को मॉडिफाई कर दिया ताकि जब तक टारगेट जिंदा हो स्पेल एक्टिवेट रहे। अब क्योंकि सिमोन अमर है, वो हमेशा के लिए स्पेल का शिकार बनता रहेगा। सिमोन यू से गुहार लगाता है कि वो स्पेल को रोक दे और याद दिलाता है कि वो बचपन के दोस्त थे, पर यू को उस कमीने से कोई लेना देना नहीं है। वो बिना पीछे मुड़े वहाँ से चला जाता है, जबकि सिमोन दर्द से चीखता रहता है और एक कैंसर की तरह बढ़ता चला जाता है। दूसरी तरफ रेन जेमी को बचाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन न हीलिंग मैजिक काम करता है और न ही पोशन। सिमोन की डार्क मैजिक से बने घाव भी नहीं भर सकते। जेमी अपनी मौत का यकीन कर लेती है और फिर यू से माफी मांगती है, पर यू उससे कहता है कि हार मत मानो। वो परसेफनी की पावर का यूज करके जेमी के सारे कर्ज को हटा देता है और तुरंत उसके सारे घाव भर जाते हैं। जेमी बेहोश हो जाती है, पर रेन को यकीन होता है कि अब वो ठीक हो जाएगी। तभी आसमान एकदम अंधेरा हो जाता है और शैडो स्टैकर हर जगह अपीयर होने लगती है। वो सिमोन को फाड़ना शुरू कर देते हैं और वो दर्द से चीख रहा होता है, जबकि उसका शरीर लगातार बढ़ता जा रहा होता है। यू एक नजर उस आदमी को देखता है जो कि कभी उसका दोस्त हुआ करता था, फिर बिना पीछे देखे स्क्रॉल ऑफ एग्जिट का यूज करता है और सिमोन को हमेशा के लिए डंजन में छोड़कर चला जाता है। एक हफ्ते के बाद गिल्ड मास्टर यू और जेमी को बुलाता है ताकि उनकी सजा का फैसला हो सके। यू और उसकी पार्टी की सजा सिर्फ उनके पॉइंट्स में थोड़ी कमी और 1 महीने के लिए एडवेंचर कम करने का बैन होता है। जेमी की सजा थोड़ी बड़ी है, 1 साल के लिए उसका एडवेंचर लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। पर बुढ़ा गिल्ड मास्टर कहता है कि इस बारे में ज्यादा मत सोचो। गिल्ड से निकलने के बाद भी जेमी यू से बार बार माफी मांगती है। उसे लगता है कि उसने यू की अच्छाई का बहुत ही फायदा उठाया है और अब उसे बदलना चाहती है, पर यू उससे बोलता है कि तुम पहले से ही बहुत ही बदल चुकी हो। जेमी धीरे धीरे यू की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। वो एक ब्राइट स्माइल के साथ उसका शुक्रिया अदा करती है और दोनों अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद यू गिल्ड रिसेप्शनिस्ट के पास आता है ताकि एन को क्लोवर टीम का परमानेंट मेंबर बनाने का रिक्वेस्ट दे सके। रिसेप्शनिस्ट ये सुनकर काफी खुश हो जाती है और कहती है कि वो तुरंत पेपर वर्क शुरू कर देगी। यू सजेस्ट करता है कि पहले निन से पूछ लेना चाहिए, पर रिसेप्शनिस्ट कहती है कि उसे पता है कि वो क्या कर रही है। जैसे ही रिसेप्शनिस्ट एक रूम का दरवाजा खोलती है, निन जो कि चुपके से सब कुछ सुन रही होती है सीधा जमीन पर गिर जाती है। रिसेप्शनिस्ट उस पर चिल्लाने लगती है, पर यू उससे रोकता है और कहता है सब ठीक है। फिर वो निन से पूछते है कि क्या उसकी पार्टी को ज्वाइन करना चाहती है। निन बिना सोचे समझे तुरंत हाँ कह देती है। अचानक रिसेप्शनिस्ट निन को गले लगा लेती है क्योंकि वो उसकी मेंटोर रही है और उसे बहुत ही खुशी
खुशी कि उसका एक स्टूडेंट एक अच्छी पार्टी का पार्ट बन रहा है। जब ये इमोशनल मोमेंट खत्म होता है, यू और नीन वहाँ से निकल जाते हैं। नीन बताते कि वो यहाँ पर सिल्क का एक लेटर देने के लिए आई थी। जैसे यू लेटर को खोलता है, वो नीन से कहता है कि पहले जेमी का हाल चाल देख ले, फिर घर चलते। नीन बिना कुछ कहे उसके पीछे चल पड़ती है। जेमी अब एक लाइब्रेरियन बन चुकी होती है और अपने मैजिक का यूज करके सभी बुक को ऊंची ऊंची अलमारियों पर रख रही होती है। यू और नीन उसके पास जाते हैं और हल्का फुल्का बात करने लगते हैं। यू कहता है कि ये रूम पहले गिल्ड मास्टर का था, पर जब से उसने यहाँ पर हर तरफ बुक्स भर दी तो वो उसे मेंटेन नहीं कर पाया। जेमी एक ठंडी से साइन भरती है और कहती कि उसे एक हफ्ते लगेगा सब कुछ ऑर्गेनाइज करने में। नीन ये सुनकर हैरान हो जाती क्योंकि अगर उसके जैसा डिमविट खो दिया जाता तो 1 साल लग जाता। जेमी ये सुनकर थोड़ा शौक हो जाती, लेकिन फिर रिलैक्स हो जाती है। फिर वो यू का शुक्रिया अदा करती, न सिर्फ जॉब दिलवाने के लिए बल्कि उसके भाई के इलाज के लिए भी। फिर वो उससे पूछती कि यू को उससे क्या काम है। यू बताता है कि सिल्क उससे बात करना चाहती है और कहता है कि जब जेमी घर जाए तो उनके घर आती हुई रुक जाए, पर उसे खुद भी नहीं पता कि सिल्क क्या कहना चाहती है। वैसे भी जेमी का दिन का काम लगभग खत्म हो चुका होता है और वो यू और नीन के साथ निकल पड़ती है। रास्ते में वो बोरिंग लोगों की तरह मौसम के बारे में बात करने लगते हैं। नीन कहती है कि उसे सर्दियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब यू कहता है कि उसके होम टाउन में बहुत ही स्नो गिरती थी, वो बचपन में सिमोन के साथ गुजरे हुए पल को याद करने लगता है और थोड़ा उदास भी हो जाता है। लेकिन दोनों लड़कियां उसका चेहरा देखकर समझ जाती है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है और तुरंत उसका ध्यान हटा देती है। जल्द ही तीनों घर पहुंच जाते हैं। यू लड़कियों से कहता है कि पहले अंदर जाओ, जो उनके लिए थोड़ा सरप्राइज और सस्पिशियस लगता है। फिर भी दोनों बिना कुछ कहे दरवाजा खोलती है और जैसे ही अंदर जाती है, सिल्क और बाकी सभी पार्टी पॉपर्स चलाकर जिम और नीन का क्लोवर पार्टी में स्वागत करती है। जेमी और नीन दोनों ही सरप्राइज हो जाते हैं, लेकिन ये तो यू और उसकी टीम का प्लान था। जेमी गुस्सा हो जाती है कि यू ने उससे छुपाया, पर नीन बहुत ही एक्साइटेड होती है। उसको खुशी होती है कि वो ऑफिशियली क्लोवर की मेंबर बन चुकी है और बाकी सभी लड़कियां उसको अंदर ले जाती है। जेमी वहाँ दरवाजे पर खड़ी रहती है और उसका सर नीचे झुका होता है। यू उससे पूछते क्या उसकी पार्टी को ज्वाइन करना चाहती है। जेमी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि जो कुछ भी उसने यू के साथ किया है उसके बाद वो डिजर्व नहीं करती कि उसकी पार्टी का हिस्सा बने। इतने में सिल्क और बाकी सभी वापस आ जाते हैं और जेमी को बताते कि वो भी उनका एक हिस्सा है। वो उसको याद दिलाती कि उसने यू की जान बचाई थी, तो सब कुछ बराबर हो चुका और अब एक और मेंबर उनकी पार्टी के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। जेमी उनकी बातें सुनकर रो पड़ती है और फिर से वेलकम पार्टी शुरू हो जाती है। यू अपना गिलास उठाता है ताकि टोस्ट दे सके, पर मारिया उसको इंटरप्ट कर देती है। वो कहती है कि अब उनकी पार्टी में 6 लोग हैं, पर उसने कभी भी किसी 6 लीफ क्लोवर के बारे में नहीं सुना। रैन भी यही कहती है, पर जेमी बताती है कि फ्लावर की लैंग्वेज में 6 लीफ क्लोवर का मतलब ग्लोरी होता है। यू ये सुनकर खुश हो जाता है कि उनकी पार्टी का नाम भी मीनिंगफुल है और वो सबके ब्राइट फ्यूचर के लिए टोस्ट देता है। पार्टी के बाद यू जेमी को घर छोड़ने के लिए जाता है और रास्ते में दोनों पुरानी बातें करने लगते हैं। यू कहते हैं कि जब वो पहली बार शहर में आया था तो उसको जेमी बहुत ही कूल लगी थी, क्योंकि वो एक सिंपल विलेज बॉय था और जेमी एक प्रॉपर सिटी गर्ल। जेमी भी वो दिन याद करती है जब यू शहर की छोटी छोटी चीजों के बारे में क्लूलेस होता है। एम्बैरेसमेंट छुपाने के लिए यू उससे कहते हैं कि सिमोन भी उसकी ही तरह था, पर जैसे ही सिमोन का जिक्र होता है दोनों के एक्सप्रेशन सीरियस हो जाते हैं। दोनों फिर अपने पहले मिशन के बारे में बात करने लगते हैं। यू कहता है कि उसके लिए सब कुछ टफ था, पर थंडर पाई के साथ मजा भी आया। फिर वो बोलता है कि हो सकता है कि थंडर पाई के बिखरने में उसका भी हाथ हो, पर जेमी इस बात को नहीं मानती। यू कहता है कि शायद अगर उसने अपनी पार्टी का सामना किया होता तो सब कुछ अलग होता, पर जेमी बोलती है कि तब तो लोग उसकी मेहनत की वैल्यू समझते ही नहीं थे, और अगर समझते भी थे तो यू फिर भी उन्हें छोड़ देता था। जेमी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि ये गलती सिर्फ उसकी नहीं है। वो बोलती है कि जैसे ही उस पर लगी रिस्ट्रिक्शन हट जाएगी वो दोबारा से एडवेंचर पार्टी को ज्वाइन करेगी और तब यू का सारा एहसान चुका देगी। उसको घर छोड़ने के बाद यू अपनी जगह वापस आता है और देखते है कि रैन अकेली बर्तन धो रही होती है। रैन उससे कहती है कि नीन अपने सारे सामान को तुरंत शिफ्ट करना चाहती है, इसलिए मारीना और सिल्क उसकी हेल्प करने आई है। रैन को पीछे रहना पड़ा क्योंकि वो रॉक पेपर सीजर में हार गई थी। रैन को पीछे रहना पड़ा क्योंकि वो रॉक पेपर सीजर में हार गई थी और अब उसको अकेला सब बर्तन धोना पड़ रहा है। यू उसकी हेल्प करने लगता है और रैन खुश हो जाती है। वो दोनों मिलकर काम कर रहे होते हैं। फिर वो मुस्कुरा कर कहती है, हमें ऐसे देखकर लग रहा है कि जैसे हम एक नई शादीशुदा कपल है। यू एकदम शौक हो जाता है और रैन उससे सीधा पूछती है कि वो अपनी फीलिंग को लेकर क्लियर क्यों नहीं हो जाता। यू थोड़ी देर चुप रहता है और फिर अचानक से उसका हाथ पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उनके चेहरे लाल पड़ जाते हैं। यू हल्की सी आवाज में कहता है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। कुछ देर की कोशिश करने के बाद रैन उसके गले पर एक हल्का सा किस कर देती है, फिर मुस्कुराकर कहती है, ये है मेरी फीलिंग, तुम अपना जवाब बाद में दे देना। यू इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि कुछ भी नहीं कर पाता, लेकिन जैसे ही वो रिएक्ट करने वाला होता है नीन और बाकी सभी वहाँ पर आ जाते हैं और यू को बुलाते हैं ताकि वो उनका हैवी सामान उठाने में मदद करे। यू एकदम भाग जाता है, उसका चेहरा अब भी पूरा लाल होता है। क्लोवर पार्टी पर लगी सस्पेंशन फाइनली हट जाती है। यू गिल्ड में जाता है ताकि नई क्वेस्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले सके। रिसेप्शनिस्ट उसको एक खास न्यूज देती है, एक नया डंजन अब रिसेंटली डिस्कवर किया गया है। ये सुनकर यू शॉक हो जाता है क्योंकि पिछला वाला डंजन 10 साल पहले ही मिला था। रिसेप्शनिस्ट उसको डंजन का लोकेशन बताती है और कहती है ये क्लोवर पार्टी के कमबैक के लिए बहुत ही परफेक्ट जगह हो सकती है। यू इस बात पर सोचने लगता है, तभी रिसेप्शनिस्ट एक और इम्पोर्टेंट डिटेल्स देती है। रॉयल स्कॉलर्स का मानना है कि जो भी अबनॉर्मलिटी बाकी सभी डंजन में हो रही थी वो शायद से इस नए डंजन की वजह से ही हो रही थी, क्योंकि क्लोवर पार्टी ने इन्फिनिट डार्कनेस डंजन की इन्वेस्टिगेशन
इन्वेस्टिगेशन से अच्छा काम किया था। स्कॉलर्स चाहते कि इस नए डंजन को भी इन्वेस्टिगेट करे। इस वजह से किंगडम ने उनके लिए एक ऑफिशियल मिशन रिक्वेस्ट भेजी है। ये सुनकर यू एक्साइटेड हो जाता है। उनकी पार्टी को फिर से एक बड़ा मौका मिलेगा, लेकिन वो बिना अपनी टीम से डिस्कस किए कोई जवाब नहीं दे सकता। वो घर वापस जाता था कि सबको ये इन्फॉर्मेशन बता सके, पर वहाँ पर सिर्फ मारीना मिलती जो कि अपने गियर का मेंटेनेंस कर रही होती। बाकी सब बिजी होते। यू डिसाइड करता है कि वो डिनर के वक्त सभी को बता देगा। मारीना उसको बताती है कि वो भी गिल्ड जा रही है क्योंकि जैमी ने उसको कोई एक्साइटिंग बात शेयर की थी। जैसे ही मारीना निकलती है, रैन नहाकर बाहर आती है। उसके बाल भी गीले होते और यू से कहती है कि ड्राई कर दो। यू बिना कुछ कहे बाल को सुखा देता है और काम खत्म होते ही रैन एक जम्हाई लेती है और कहती है कि मैं थोड़ी देर सो रही हूँ, आना हो तो आ सकते हो। यू एक सेकंड के लिए सोचता है, लेकिन उसके ऑफर पर रिएक्ट नहीं कर पाता। तभी सिल्क वहाँ पर आती है हाथ में कॉफी लेकर। वो दोनों कॉफी पीने लगती है और यू सोचता है कि सबसे पहले सिल्क को इस मिशन के बारे में बता दे क्योंकि वो उनकी पार्टी की सबसे रिस्पॉन्सिबल मेंबर है। सिल्क भी नए डंजन की बात सुनकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है। वो यू से पूछती है कि उसके मिशन की डिटेल्स क्या है। यू सडनली रियलाइज करता है कि उसने डिटेल्स पूछना भूल ही गया। वो गिल्ड जाने का प्लान बनाता है ताकि वहाँ से और इन्फॉर्मेशन ले सके। सिल्क उसको कहती है कि वो जैमी से भी मिल ले और उसके भाई को उसकी सेलिब्रेशन पार्टी में बुलाने का इनवाइट दे। यू उससे कहता है कि वो ये काम कर देगा, पर जैसे ही वो उठने लगता है, सिल्क थोड़ा शर्माते हुए कहती है, कभी कभी मुझे भी वैसे ही स्पॉइल किया करो जैसा कि रिन को करते हो। यू एकदम पैनिक हो जाता है, लेकिन सिल्क बस हंसकर कहती रिलैक्स, मजाक था। फिर वो उसको भेज देती ताकि वो गिल्ड से नए डंजन के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सके। इसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यू और उसकी टीम की लड़कियां एक नए डंजन के लिए डूना सिटी में जा रही होती है। यू कैरी चला रहा होता है और लड़कियां एक्साइटमेंट से उससे बातें कर रही होती है कि कैसे वो एक डंजन को एक्सप्लोर करने के लिए जा रही है, वो भी इतने दूर एक अलग शहर में। 2 हफ्ते का सफर तय करने के बाद वो लोग फाइनली डूना नाम के एक ट्रेड सिटी में पहुंच जाते हैं। सिटी में एंटर करते ही सबसे पहले वो मार्केट एरिया पहुंचते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत ही अलग अलग और यूनिक दुकानें दिखाई देती है जैसे उन्होंने कभी पहले देखा ही नहीं होता है। तभी यू मजाक में मारीना को बोलता है कि यहाँ के लोग 3 आंखों वाले फ्रॉक्स और स्ट्यू बनाकर और स्नेल को भी स्लाइम के साथ खाते हैं। मारीना का मुंह बंद हो जाता है ये सुनकर, लेकिन यू हंसी में बोलता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। फिर यू सजेस्ट करते हैं कि डंजन मिशन से पहले सिटी का लोकल खाना ट्राई करते हैं और रेन से प्रॉमिस करता है कि उसे आर्टिफैक्ट सोप भी ले जाएगा। रेन नोटिस करती है कि मार्केट में काफी ज्यादा एडवेंचरस मौजूद है। यू सोचता है कि शायद से नए डंजन की न्यूज फैल चुकी होगी। उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ दूसरे कंट्रीज के एडवेंचर और सोल्जर्स भी दिख रहे होते हैं। उनमें से जो कंट्री सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होती है वो होती है सेंटेरिया, जहाँ पर काफी स्ट्रिक्ट लोकल हायरार्की फॉलो होती है। यू सबको बताता है कि सेंटेरिया के लोग अपने ब्लड लाइन और फैमिली स्टेटस को लेकर बहुत ज्यादा प्राउड होते हैं, इसलिए उनकी कपड़ों पर अलग अलग डिजाइन और सिंबल्स होते हैं जो कि फैमिली और रैंक को दिखाते हैं। तभी मारीना बोलती है कि हम लोग भी तो एक फैमिली की तरह ही है, तो क्यों ना हम लोग भी मैचिंग क्लोक्स और आर्म बैंड्स बनवाएं अपनी पार्टी के लिए। सबको ये आइडिया बहुत ही पसंद आता है और यू कहता है हाँ मैं कुछ डिजाइन सोचता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर वो सोचता है कि क्यों ना इन एक्सेसरीज को यूजफुल बनाया जाए। फिर वो सब लोग एडवेंचरस गिल्ड पहुंचते हैं। यू और सिल्क अंदर जाकर गिल्ड मास्टर से मिलते हैं। बाकी लड़के पब में जाकर रिलैक्स करने लगती है। गिल्ड के अंदर यू और सिल्क मिलते एक बूढ़ी और अजीब औरत से जिसका नाम होता है मनीला। वो इस सिटी के गिल्ड मास्टर होती है और सिल्क उससे मिशन की डिटेल्स के बारे में पूछती है। मनीला बताती है कि उन्हें डंजन को मैप करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर वो चाहे तो कर सकते हैं। साथ ही वो ये भी कहती है कि जो भी आइटम को लोग डंजन से लेकर आएंगे वो उनके पास होते हैं, बस गिल्ड उन आइटम्स को चेक करेगा और कुछ भी डेंजरस निकलेगा तो उनकी लिस्ट बनवाएगा। जब सिल्क उस बूढ़ी औरत से बात कर रही होती तब ये उससे बहुत ही लगातार घूरे जा रहा होता है। मनीला उससे बोलती है कि मुझे अपराइज करना बंद करो, ये बदतमीजी होती है, जिसे सुनकर यू तुरंत माफी मांग लेता है। मनीला उससे कहती है कि पहली बार किसी से मिलते वक्त डाउट होना बहुत ही नेचुरल है, लेकिन उसे ये भी इंश्योर करते कि वो दोनों कुछ टाइम के लिए होनेस्ट बिजनेस पार्टनर बनने वाले। सिल्क से बात करते वक्त मनीला अचानक से यू को एक बड़ी बात बताती है। वो कहती है कि वो आम बूढ़ी औरत नहीं बल्कि लेजेंडरी पार्टी की मेंबर थी, वही पार्टी जिसने इन्फिनिट डार्कनेस डंजन बैनवुड के आखिरी फ्लोर तक का सफर तय किया। यू ये सुनकर बहुत ही चौंक जाता है। मनीला फिर बताती कि पिछले सिटी का गिल्ड मास्टर भी उस पार्टी का मेंबर था और उसके साथ साथ सागा यानी कि यू के अंकल भी उसके पार्टी का हिस्से थे, जिसे देखकर यू एडवेंचर बनने का सपना लेकर निकला था। ये सुनकर यू और भी ज्यादा शौक हो जाता है, लेकिन मनीला हंसी में कहती है अब बस भी करो, इतना घबराना, तुम्हारा मिशन शुभ होगा। उसके बाद वो यू को एक इन का मैप देती है जहाँ उनके रहने का इंतजाम कर दिया गया होता है रात का। गिल्ड से निकलते यू और सिल्क दोनों डीप ब्रीथ लेते क्योंकि मनीला के साथ वक्त बिताना काफी थकावट भरा था और डिसाइड कर लेते कि पहले बाकी टीम को भी पब से पिकअप करते हैं और फिर सब मिलकर इन देखने चलते हैं। लेकिन जब वो पब पहुंचते तो सीन कुछ और ही होता है। उनकी पार्टी की लड़कियों का झगड़ा हो रहा होता है टेरिया के कुछ लोगों से। टेरिया के लोग अलग भाषा बोलते हैं, लेकिन उनका एटीट्यूड सबको क्लियर समझ में आ रहा होता है। वो लोग मारीना और बाकी सभी लड़कियों को फोर्स कर रहे होते हैं। मारीना उन्हें गुस्से में बोलती है निकलो यहाँ से, और बाकी कस्टमर्स फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी वो सीन में एंटर करता है और तुरंत बीच में आ जाता है। मारीना उससे बताती है कि ये लोग उनसे जबरदस्ती ड्रिंक सर्व करवाने की डिमांड कर रहे थे। यू समझ जाता है कि ये लोग लड़कियों पर लाइन मार रहे थे। यू गुस्से में उन टेरिया के लोगों से कहता है कि ये सब मेरी फ्रेंड्स है, इनसे दूर रहो, लेकिन घबराहट में उसकी लाइन उल्टा पड़ जाती है और वो कह देता है कि ये
ये सब मेरी बीवी है और मैं इनके साथ हर रात प्यार करता हूँ। अब ये सुनकर सब टारिया के आदमी चौंक जाते और कुछ बोले बिना वहाँ से निकल जाते हैं। बस एक रानी होती जिसे एग्जैक्टली समझ में आ जाता है कि यू ने क्या कह दिया। फाइटिंग खत्म होती है और लोग अपनी जगह छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन रेन और मारिया दोनों अभी भी गुस्से में लाल हो रही होती है। उसके बाद यू अपनी पार्टी को लेकर इनके तरफ चलता है। रास्ते में उन सबको एक्सप्लेन करता है कि सिमटेरिया एक ऐसी जगह है जहाँ औरतों को प्रॉपर्टी जैसा ट्रीट किया जाता है, इसीलिए ड्रंक लोग मारिया और बाकी सभी लड़कियों पे फोर्स कर रहे थे। लेकिन उनकी सोसाइटी में एक रूल भी होता है, अगर किसी और की औरत को छीनने की कोशिश करो तो बहुत ही बड़ा पेनल्टी लगता है। यू बताता है कि जब उसने बोला कि सब उसकी वाइफ्स है तो वो लोग समझ गए कि पंगा लेना बहुत ही रिस्की हो सकता है, इसलिए वो निकल गए। मारीना जो कि थोड़ी सी सबमिसिव हो रही होती ये सुनकर खुश हो जाती है कि यू ने उन्हें अपनी प्रॉपर्टी बोला, लेकिन यू तुरंत क्लियर करता है कि नहीं मारिया, मतलब मेरा वो नहीं था। मारीना अभी भी पीछे वाले सीन से ब्लश कर रही होती है और हंसी में यू से कहती है कि तुम्हें तो जल्दी से ही मैचिंग क्लोथ्स बनवाने चाहिए ताकि सबको पता चल सके कि हम तुम्हारे हैं। रैन भी उसकी बात पर हंसी नहीं रोक पाती है और यू को बताती है कि उसका सेंटारिया लैंग्वेज एक्सेप्ट बिल्कुल गलत था, लेकिन उसे सुधारने की वजह वो बस हंसने लगती है जैसे उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा हो। थोड़ी देर के बाद वो सभी लोग होटल पहुंचते हैं, जिसे देखकर सभी की आंखें खुल जाती है। होटल के एल्फ मैनेजर खुद क्लोवर पार्टी की एक बहुत ही बड़ी फैन निकलती है। वो एक्साइटेड होकर बताती है आप लोगों के सब खर्चे गिल्ड संभाल लेगा, आप जो चाहे वो मांग सकते हैं। और इतना ही नहीं, पूरा होटल सिर्फ उनके लिए रिजर्व किया गया होता है। मैनेजर उन्हें कहती है कि सेकंड फ्लोर का कोई भी रूम ले ले, सब अवेलेबल है। यू और बाकी सभी लोग उसे थैंक यू बोलते हैं, लेकिन मैनेजर उन्हें रुकने के लिए कहती है और एक छोटी सी चीज दिखाती है। वो सबको होटल के बैकयार्ड लेकर जाती है जहाँ पर एक ब्यूटीफुल हॉट स्प्रिंग होती है। उस पार्टी में सिर्फ नीन हॉट स्प्रिंग को देख चुकी होती है। वो एक्साइटमेंट में बताती है ये जगह माइंड ब्लोइंग है, चलो सब मिलकर एक डिप लेते हैं डिनर से पहले। सब लोग हाँ में हाँ मिलाते हैं और उस पल का मजा लेते हैं। अगली सुबह यू और सिल्क एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी मीटिंग रखते हैं। यू कामली सबको बताता है कि इस बार भी वो इन्फिनिट डार्क डंजन वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। एक्सप्लोरेशन और लाइव स्ट्रीम दोनों एक साथ चलेगा। उनका टारगेट होगा डंजन के 5th फ्लोर तक पहुंचना, उसके बाद डंजन पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा। सिल्क बताते हैं कि अभी तक सिर्फ इतना ही पता चला है कि 1st फ्लोर काफी ज्यादा हिस्सा अंडर वाटर है और वहाँ पर पानी और बग टाइप वाले मोस्टर मिलेंगे, इसलिए उन्हें जल्दी एक्सप्लोर करना होगा क्योंकि 2 और पार्टीज भी इस मिशन पर भेजे गए हैं। लेकिन ये सबको कॉन्फिडेंटली कहता है कि हमें किसी रेस में नहीं दौड़ना, वो लोग हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, अगर हम कम्पीट करेंगे तो चोट भी लग सकती है। फिर वो प्लान बताता है कि पहले दिन हम 2nd फ्लोर तक जाने की कोशिश करेंगे, फिर पहले फ्लोर को पूरा का पूरा एक्सप्लोर करेंगे ताकि डीपर लेवल्स का आइडिया मिल सके। उसके बाद ये नीन से डायरेक्टली बात करता है, तुम्हारा एयर फ्लो आर्टिफैक्ट अंडर वाटर ज्यादा काम नहीं करेगा, तुम्हें कोई और तरीका सोचना होगा एग्जिट ढूंढने के लिए। फिर सिल्क बोलती कि आज शाम तक प्रिपरेशन कंप्लीट कर लो, कल सुबह हम डंजन के लिए निकल रहे हैं। अगली सुबह सब लोग निकल पड़ते हैं डंजन के एंट्रेंस की तरफ। वहाँ पर मनीला उनका इंतजार कर रही होती है। एक ऑब्जर्वेशन सेंटर बना रहा होता है जिसे रॉयल सोल्जर्स चला रहे होते हैं। मारीना क्यूरियस होकर पूछती कि इस डंजन का क्या नाम है। मनीला स्माइल कर रही होती है कि अभी तक नहीं रखा गया है क्योंकि अंदर क्या है कोई नहीं जानता। फिर वो मारीना की तरफ देखकर बोलती है हो सकता है कि तुम लोग ही इस डंजन का नाम रखो। ये सुनकर बाकी सभी की आंखें चमक जाती है और क्लोवर पार्टी का जोश डबल हो जाता है। उसके बाद सब लोग डंजन के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं और यू तुरंत लाइव स्ट्रीम को ऑन कर देता है ताकि दुनिया को दिखा सके कि क्लोवर टीम आज एक नए डंजन एक्सप्लोर करने वाली है। सभी पार्टी मेंबर्स डंजन के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते यू और सभी लड़के एक्साइटेड होकर नए डंजन के बारे में बातें कर रही होती है। क्या मिल सकता है, क्या होने वाला है। तभी नीन जो कि आगे स्काउटिंग कर रही होती है वापस आ जाती है। यू उससे पूछते हैं कि कुछ स्पेशल मिला। नीन जो कि एक कैट गर्ल है कहती है कि उसने कुछ ऐसा देखा है जो कि उसने पहले कभी भी नहीं देखा है और ना ही वो समझ पा रही है। सब उसके साथ आगे बढ़ते हैं और नीन एक कोने पर लेकर जाके एक मिरर की मदद से उन्हें कुछ अजीब सी हवा में तैरती हुई चैंस दिखाती है। इवन यू भी हैरान होता है कि उसने कभी भी ऐसी चीज को नहीं देखी और उसका डाउट होता है कि ये कोई मोस्टर हो सकता है। तो यू सभी लड़कियों को बोलता है कि हम इस पर अटैक करने वाले हैं। पहले वो बाकी सभी फिजिकल एबिलिटीज को इंसेंट करता है और फिर बिना रुके वो सीधा उस चैन मोस्टर पर रस कर देता है। जैसे ही उसके रेंज में आते हैं मोस्टर तुरंत उन पर अटैक करना शुरू कर देता है। यू अपनी डेबुंग स्किल का यूज करता है ताकि मोस्टर स्लो हो जाए और मारीना और नीन को भी क्लोज कॉम्बैक्ट का मौका मिल जाए। पर जब दोनों अटैक करती हैं तो उनका अटैक मोस्टर को कुछ भी डैमेज नहीं करता। तभी वो मोस्टर अचानक से कुछ पत्थर उठाता है और टीम पर फेंकना शुरू कर देता है। यू एक बार और डिबुक करता है पर मोस्टर सीधा यू पर अटैक कर देता है। तभी रेन तुरंत एक थंडरबोल्ट चलाते हैं जिससे मोस्टर थोड़ा पीछे हट जाता है। उसी मोमेंट में मारीना अपनी अल्टीमेट मूव चलाती है और एक ही बार में मोस्टर की चेंस और उसका कोर दोनों काट देती है। लेकिन ये मूव चलाने के बाद मारीना काफी थक जाती है। यू डिसाइड करता है कि आगे बढ़ने से पहले मोस्टर का थोड़ा एनालाइज कर ले। रेन और सिल्क दोनों श्योर नहीं होती कि ये क्या था, पर वो कहती कि मोस्टर एक मैजिक क्रिएचर जैसा था, लेकिन उसमें कुछ ज़ॉम्बी जैसे डार्क करप्टेड एनर्जी भी थी। यू सोचता है कि मोस्टर की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन रॉयल स्कॉलर्स ही कर सकते हैं, इसलिए वो मोस्टर के पीसेस उठाकर इकट्ठा करना शुरू कर देता है। तभी रेन को रबल के अंदर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है, एक सिनी रिंग। यू उस रिंग को उठा लेता है और उसकी अप्राइजल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बारे में कुछ भी यूज
यूजफुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो उस रिंग को स्कॉलर्स के लिए रख लेता है। इसके बाद नीन डिसाइड करती है कि वो आगे जाकर एरिया को थोड़ा स्काउट करेगी। यू थोड़ा चिंता में पड़ जाता है कि अगर स्टार्टिंग में ही इतना टफ मोस्टर मिला तो डंजन काफी डेंजरस हो सकता है। तभी मारिना बोलते कि उसे उस मोस्टर से कुछ अजीब सी ह्यूमन वाली फीलिंग आई थी। वो कहती कि उसकी समुराई वाली जॉब की वजह से उसे यूजुअली अंदाजा हो जाता है कि वो क्या मार रही है और रेन भी उसकी बात से एग्री करती है। रेन कहती है कि जब मोस्टर मरा था तो उसमें से कोई भी मैजिक स्टोन नहीं गिरा, जो यूजुअली हर मोस्टर के साथ होता है। जब सभी ये सोच रहे होते कि वो मोस्टर आखिर क्या था, तभी नीन वापस आ जाती है और बताती कि उसने सेकंड फ्लोर तक जाने वाली सीढ़ियां ढूंढ ली है। लेकिन सब लोग तब हैरान हो जाते जब नीन बताती कि ये स्टेयर्स नीचे नहीं है बल्कि ऊपर की ओर जा रहे हैं, जो कि एक नॉर्मल डंजन में नहीं होता। यू थोड़ा क्यूरियस होता है, लेकिन नीन तुरंत कहती कि उसने आगे और भी एक अजीब चीज देखी है। वो सबको एक छोटी सी स्टडी रूम वाली जगह पर लेकर जाती है, जो कि डंजन के एटमॉस्फेयर से बिल्कुल अलग होती है। यू एक दीवार खोलता है और उसमें से एक किताब निकलता है। रैन कंफर्म करती है कि वो कर्स नहीं है। यू उसे खोलकर देखने लगता है, लेकिन जैसे ही वो किताब को खोलता है उसे समझ में आता है कि किताब की लैंग्वेज उसे पढ़ने नहीं आती। वो डिसाइड करता है कि पहले सब स्टेयर तक चलेंगे और थोड़ा रेस्ट करे, उसके बाद अगला प्लान बनाएंगे। जैसे ही वो लोग सेफ जोन के ब्राइट लाइट को देखते हैं, उन्हें अचानक सिमोन की मौत याद आ जाती है। उसी दिन का सीन जब वो उसके साथ फाइट कर रहा था। उसके याद से उसका दिमाग काफी ट्रिगर हो जाता है और उसे काफी दर्द महसूस होता है। यू तुरंत लाइव स्ट्रीम को बंद कर देता है और लड़कियों से कहता है कि पहले थोड़ा रेस्ट करते हैं। अब सब उसके लिए चिंतित हो जाते हैं। रैन अपनी रोप को उसके सिर पर डाल देती है ताकि वो लाइट से बच सके और प्यार से कहती है कि थोड़ा नैप ले ले। यू उसका ऑफर एक्सेप्ट करता है और उसकी गोद में सो जाता है। थोड़ी देर के बाद जब वो उठता है तो काफी फ्रेश फील करता है। फिर वो अपनी वॉरी टीम को बताता है कि ओ लाइट्स उसे उस दिन का इसका याद दिला रही थी जिस दिन उसने सिमोन से फाइट की थी और उसका दिमाग बहुत ही ट्रिगर हो गया। ये सुनकर सब लड़कियां उसके चिपक जाती है और कहती है कि उसकी अनपेड थेरेपिस्ट बनने के लिए रेडी है। लेकिन यू हमेशा की तरह स्माइल करता है और कहता है कि अब और ठीक है। अब जब वो मेंटली स्टेबल फील करता है तो सभी से पूछते हैं क्या हमें अब फर्स्ट फ्लोर को और एक्सप्लोर करना चाहिए या डायरेक्ट सेकंड फ्लोर पर जाना चाहिए। लड़कियां सेकंड फ्लोर चूज करती है। यू डेमोक्रेसी में बिलीव करता है तो मेजोरिटी का डिसीजन फॉलो करता है, लेकिन उससे पहले वो बोलता है लंच टाइम। जब वो कुकिंग शुरू करता है तो मारिना एक और वीडियो रिकॉर्डिंग ड्रोन निकालती है ताकि वो लोग डंजन कुकिंग का अलग से ही लाइव स्ट्रीम भी कर सके। नए चैनल के लिए ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है। लंच ब्रेक के बाद सब सेकंड फ्लोर के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो सेकंड फ्लोर पर पहुंचते हैं तो सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो पूरा एरिया एक अच्छे से मेंटेन्ड सिटी जैसा दिख रहा होता है। और ये सीन देखते यू को इन्फिनिट डार्कनेस डंजन के फ्लैशबैक आने लगते हैं। उसे लगता है कि यहाँ पर कुछ सीरियसली अजीब हो रहा है। वो सब लड़कियों से कहता है कि हमें वापस से चलना चाहिए। तभी एक आवाज आती है जो कहती है तुम सही हो। सब तुरंत बैटल पोजीशन में आ जाते। तभी एक ओल्ड लिजर्ड अचानक से सामने आ जाता है, बिल्कुल आउट ऑफ नाउ हियर। वो अपना नाम बताता है लोज। वो कहता है कि वो एक बुढ़ा और बेचारा आदमी है। यू उससे पूछते कि वो इस डंजन में क्या कर रहे हैं। लोज थोड़ा हंसकर कहता है डंजन, तुम इस जगह को डंजन समझते हो, ये तो तुम्हारी रियलिटी है। वो सबको बताता है कि पहले ये सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाती थी, लेकिन अब सब कुछ बदल गया। सब उसकी कंफ्यूजिंग बातों से और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती हैं। लड़कियां उससे पूछती क्या आप इस शहर में अकेले हो। लोज कहता है नहीं, राजा और शहर के लोग भी यहीं पर हैं, लेकिन वो क्लियरली नहीं बता पाता कि आखिर सब हो क्या रहा है। उसके हिसाब से वो उन्हें समझा भी नहीं पाएगा। लोज इतना कहकर धीरे से काले धुएं में बदल जाता है, लेकिन जाते हुए वो यू को उसका पूरा लीगल नाम लेकर कहता है हम फिर मिलेंगे। यू तुरंत पैनिक में आ जाता है क्योंकि उसने तो कभी भी अपना असली नाम उस बुड्ढे को नहीं बताया था और उस मोमेंट पर उसे परसेफनी की कर्स इफेक्ट महसूस होने लगता है। अब वो और भी ज्यादा पैरानॉइड हो जाता है। वो सबको तुरंत कह देता है कि यहाँ से निकलना होगा अभी के अभी। लेकिन तभी मारिया सामने एक बेहोशी में पड़ी लकड़ी की तरफ इशारा करती है। फिर कुछ देर के बाद यू और उसकी पार्टी फाइनली डंजन से बाहर आ जाते हैं। यू सीधा ओल्ड हैंग और रॉयल स्कॉलर्स के पास जाता है ताकि उनसे उन अजीबो गरीब चीजों के बारे में डिस्कस कर सके जो कि उन्होंने डंजन में देखी। लेकिन जब यू लाइव स्ट्रीम का फुटेज चेक करता है तो वो बहुत ही हिला रह जाता है क्योंकि उसमें लोज नाम का बुड्ढा दिखाई नहीं दिया। स्कॉलर्स मानते हैं कि शायद यू और उसकी पार्टी हिलुसिनेट कर रही है। स्कॉलर बताता है कि वो लोग अभी भी वो लोग डंजन से लाए गए आइटम्स को स्टडी कर रहे हैं। तभी मनेला आती है और यू को थोड़ा वॉक पर लेकर जाती है। चलते चलते मनेला उसे बताती है कि जो ऑल गर्ल्स पार्टी डंजन एक्सप्लोर कर रही थी उन्होंने मिशन को छोड़ दिया। रीजन उनकी टीम की आधी लड़कियां डंजन में घुसते ही बीमार पड़ गई। फिर वो यू से पूछती कि तुम्हें क्या लगता है कि ये डंजन कैसा था। यू बिना कुछ छुपाए कहता है मुझे लगा जैसे मैं किसी और ही दुनिया में घुस गया हूँ। मनेला उसकी बात से एग्री करती है और कहती है कि अपनी इंटुलेशन पर भरोसा रखो, हो सकता है कि वही तुम्हें सही रास्ते पर लेकर जाए। फिर वो उस लड़की के बारे में पूछती जो कि डंजन में मिली थी तो यू उसको बताता है कि वो अभी तक की सो रही है। मनीला के जाने के बाद यू टेंट से बाहर आता है और उसी डंजन के बारे में सोच रहा होता है। तभी एक पत्थर हवा में उड़ते हुए उसके टेंट के अंदर गिरता है। वो अंदर जाता है तो देखता है कि रैन उदासी में बैठी हुई है। उसके हाथ में एक लेटर होता है जो उसके नाना कोट क्राउडर ने भेजा है। रैन सबको बताती है कि वो एक नोबल फैमिली की इलिजिटिमेट बेटी है। उसकी माँ को उस घर से निकलवा दिया गया था जब पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है। माँ की डेथ के बाद रैन ने किसी तरह मैजिक एकेडमी को ज्वाइन की और एडवेंचरर बन
गई। लेकिन अब उसका ही ग्रैंडफादर, जो कि कभी भी उसके बावजूद को एक्सेप्ट नहीं करता, उसे एक लेटर भेज रहा है। जब यू लेटर पढ़कर सुनाता है तो सब लोग बहुत ही हैरान रह जाते हैं। काउंट क्राउडर ने रैन की शादी साल टारिया के दूसरे राजकुमार से फिक्स कर दी है। लेटर में ओरेन को अब भी बास्टर्ड बुला रहे हैं और लिखते हैं कि उसे ग्रेटफुल होना चाहिए कि उसे फैमिली को सर्व करने का मौका मिल रहा है। ये सुनकर सब लोग गुस्सा हो जाते हैं। रैन तो बिल्कुल टूट जाती है और उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। तभी मारीना आगे आती है और कहती है कि इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है, इग्नोर इट। वो पॉइंट करती है कि लेटर में तो रैन का नाम भी नहीं लिखा गया है, तो हम मान लेते हैं कि ये लेटर किसी और के लिए भेजा गया होगा। ये बात सुनने में सिली लगती है, लेकिन ये तुरंत उस आइडिया को सपोर्ट करता है। वो लेटर को आग लगा देता है और कहता है कि अब कोई सबूत नहीं बचा है, हमने कभी भी ये लेटर को तो देखा ही नहीं था। रैन रिलीफ में यू को हक करती है और रो पड़ती है, लेकिन इस बारे में उसके आंसुओं में थोड़ा सुकून भी होता है। यू उसे कंफर्ट करता है और कहता है कि अगर काउंट उस तक फिर से पहुंचने की कोशिश करेगा तो वो लोग उसे भी बेहतर प्लान बना लेंगे। उसके बाद यू निन से कहता है कि वो गिल्ड रिसेप्शनिस्ट को कांटेक्ट करे, जो कि उसकी मेंटोर भी, और उसे रिक्वेस्ट करे कि वो काउंट और साल मटेरिया के सेकंड प्रिंस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करे। यू चाहता है कि रैन के काउंट फैमिली से सारे संबंध मिटा दिए जाए। निन बिना किसी झिझक के मान जाती है और उसे तो ये भी नहीं पता होता है कि उसकी मेंटोर कभी एक समय में एक लेजेंड हुआ करती थी। फिर यू मारिया और सिल को नेक्स्ट डंजन रन के लिए तैयार होने के लिए कहता है। जब वो रैन को बाहर लेकर जाता है बात करने के लिए, तो उससे कहता है कि उसके पास एक थोड़ा क्रेजी आइडिया है उसे उसकी फैमिली से बचाने का, और वो आइडिया होता है शादी का। रैन सर मान जाती है जब यू उसे समझाता है कि अगर उससे शादी कर लेती है तो सोटोरिया के रूल के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी बन जाएगी और फिर उस देश का कोई भी आदमी उसे जबरदस्ती ले जाने का हक नहीं रखता। रैन को इस प्लान पर ना तो कोई शक होता है और ना ही कोई हेजिटेशन। वो बिना किसी डाउट के यू की पत्नी बनने के लिए मान जाती है, चाहे वो सिर्फ एक नाटक ही क्यों ना हो। अगली सुबह यू और सेकंड पार्टी का लीडर जैक मालिना के पास मिलते हैं। मालिना बताती है कि डंजन एक्सप्लोरेशन मिशन अब भी कंटिन्यू होगा। जैक इसमें काफी एक्साइटेड होता है और थोड़ा हॉस्टिल भी होता है। वो यू को बताता है कि उसकी पार्टी डंजन सबसे पहले एक्सप्लोर करेगी। जैक के चले जाने के बाद मालिना यू से कहती है कि उसकी रैन के साथ शादी अप्रूव हो चुकी है और उसे पूरा यकीन है कि ये फेक मैरिज ज्यादा देर तक फेक नहीं रहेगी। उसके बाद यू और उसकी टीम एक बार फिर से डंजन की तरफ निकल जाती है। इस बार वो सेकंड फ्लोर के अंदर एक छुपी हुई सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए आए होते हैं। हमेशा की तरह नींद सबसे आगे स्काउट करती है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो भागती हुई वापस आ जाती है और सभी को बताती है कि सिटी के स्क्वायर में एक बड़ा सा क्रीपी कोकोन है। हर एक पिलर के ऊपर एक कोकोन होता है और रैन महसूस करती है कि इनमें से कुछ डार्क और करप्ट माना निकल रहा है, जो कि बिल्कुल उस चैन वाले मॉन्स्टर जैसे। नीन डिसाइड करती है कि वो कोकोन के पास जाकर उसे स्काउट करेगी। जैसे ही वो वापस जाती, कोकोन का आंख जैसा हिस्सा उसे हिप्नोटाइज कर देता है और तुरंत कोकोन के पेट के पास से मुंह निकलता है, जो कि नीन को निगलने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन यू तुरंत आकर नीन को बचा लेता है। जैसे नीन को कोकोन से दूर लेकर जाया जाता है, सारे कोकोन फिर से स्लीप मोड में चले जाते हैं। नीन भी होश में आ जाती है और यू समझ जाता है कि इन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए उन्हें रैंकेड अटैक्स का यूज करना पड़ेगा। मारीना एक्साइटेड होकर अपना क्रॉसबो निकाल लेती है। यू सिल्क से कहता है कि वो अपना बेस्ट काम करे और रैन से कहता है कि वो अपनी आइस मैजिक का यूज करे, क्योंकि अगर ये कोकोन किसी बग टाइप के मॉन्स्टर हैं तो टेम्परेचर का फर्क उनके लिए डेंजरस हो सकता है। उसके बाद यू सबको अपने सपोर्ट स्पेल से बफ करता है और सीधा पिलर्स की तरफ दौड़ जाता है। कोकोन मॉन्स्टर्स उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश करते हैं अपनी आंखों से, लेकिन यू तुरंत एक फ्लैश बैंग का यूज करके उन्हें अंधा कर देता है। फिर वो एक और पावरफुल ब्लाइंडनेस स्पेल डालता है ताकि उनकी आंखें बंद ही रहे। ये देखते ही मारीना और सिल्क अपने एरो से तुरंत अटैक करती है और 3 मॉन्स्टर को हरा देती है। लेकिन जब रैन अपने आइस मैजिक से लास्ट मॉन्स्टर पर अटैक करती है तो उस पर कोई असर नहीं होता। मारीना रैन का किल चुराने का फैसला करती है और सीधा मॉन्स्टर पर चार्ज करती है। अपनी अल्टीमेट मूव के साथ नीन और यू के सपोर्ट से वो फाइनली मॉन्स्टर को फिनिश कर देती है। मॉन्स्टर के गिरते ही वहाँ से मैजिक स्टोन्स की जगह कुछ रिंग्स ड्रॉप होती है, जिसे यू तुरंत कलेक्ट कर लेता है। लेकिन उसकी नजर तुरंत मारिया पर पड़ती है, जो अब तक एक कोने में चुपचाप खड़ी होती है। यू उससे पूछते है सब कुछ ठीक है ना। मारीना कुछ कहने वाली होती है, लेकिन कैमरा ड्रोन देखकर चुप हो जाती है। फिर वो सिर्फ इतना बोलते है कि उसे थोड़ा टाइम चाहिए सेटल होने के लिए। यू उसकी बात को तुरंत समझ जाता है और कहता है कि चलो पास के बिल्डिंग में रेस्ट कर लेते हैं। फिर वो लाइव स्ट्रीम को कट ऑफ कर देता है और सब मिलकर एक छोटी सी टी पार्टी करते हैं। टी पार्टी के दौरान मारीना सभी को बताती है कि जब उसने कोकोन मॉन्स्टर को काटा तो उसे लगा कि जैसे वो किसी इंसान को काट रहे हैं, लेकिन ये सबसे शॉकिंग बात थी कि वो कहती है कि जिस पिलर को उसने काटा उसमें भी उसे वही इंसान वाली फीलिंग आई जैसे कि वो जिंदा हो। हालांकि उसकी समुराई जो वाली क्लास के हिसाब से उसे क्लियरली पता चल जाना चाहिए था कि, लेकिन फिर भी वो कंफर्म नहीं कर पाई। सब उसकी बात सुनकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। यू उससे कहता है कि वो इस रूम में किसी और चीज को काट कर ट्राई करे, लेकिन मारीना कहती कि उसने पहले ही ट्राई कर लिया और रिजल्ट अब भी अनक्लियर है। वो उदास हो जाती है और काफी हेल्पलेस महसूस करती है। तभी सिल्क बोलती है कि उसे भी लग रहा है कि इस जगह पर कुछ तो सीरियसली गलत है। उसके स्पिरिट्स भी उससे सही से बात कर रहे हैं। वो कहती है कि इस जगह की फीलिंग कुछ ऐसी हो जाए जैसे ये लैंड ऑफ डेड हो, जो कि पर्सनेफनी के कंट्रोल में होती है। रैन भी एग्री करती है और कहती है कि यहाँ का माना नॉर्मल नहीं है। यू सबकी बात सुनकर एग्री करता है और सजेस्ट करता है कि पहले रूफ टॉप पर चढ़कर सिटी का पूरा व्यू लेते हैं। जब वो सब
रूप पर पहुंचते तो पूरा शहर उनके सामने होता है, एकदम डेड और क्रीपी। यू कहता है कि आज हम उस सिटी के सेंटर में जो कि कैसल है उसमें एंटर करेंगे और उसके बाद ही आज का मिशन पूरा हो पाएगा। वो सब कैसल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन शहर की खामोशी उसके दिल में एक अजीब सी थकावट भर देती है। वो सोचने लगते हैं कि क्या यहाँ कोई रहता भी है या फिर नहीं, और तभी उन्हें याद आता है कि एक अजीब सा बूढ़ा आदमी जिसका नाम था लियो। जब यू कहता है कि हो सकता है कि लियो सिर्फ एक हेलुसिनेशन था, तो रैन तुरंत मना कर देती है और वो कहती है कि अगर वो हेलुसिनेशन होता तो मुझे दिखाई कैसे देता। उसके पास अब भी वो सेंटी रिंग है जो कि किसी भी मेटल इफेक्ट से प्रोटेक्ट करती है। सब लोग उसकी बात को मान लेते और सब यकीन कर भी लेते कि लियो असली था, लेकिन अगर वो असली था तो लाइव स्ट्रीम में क्यों नहीं आया। तब लियो को समझ में आता है कि लियो उनके ड्रोन सिग्नल्स को ब्लॉक कर रहा था। तभी वो सब कैसल के गेट पर लियो को खड़े देखते हैं। वो तुरंत उसके पास पहुंचते हैं और लियो उससे पूछता है ये शहर इतना अजीब क्यों लग रहा है, गलत क्या है यहाँ पर। लियो मुस्कुराता है और कहता है कि इस शहर में कुछ भी गलत नहीं है, यहाँ के लोग इतने अच्छे से सेव हो चुके हैं कि उन्हें कभी भी किसी से बचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू फिर पूछते क्या जो हमने मोस्टर मारे वो सब इंसान थे, लेकिन इस बार भी लियो सीधा जवाब देने की बजाय एक फिलोसफिकल लेक्चर शुरू कर देता है। इंसान क्या होते हैं, इसका मतलब ही क्या है। रैन जो ऑलरेडी इरिटेट हो चुकी होती है उससे गोल्डन रिंग्स के बारे में पूछती है। लियो कहते हैं कि उन्हें 1 गोल्ड कहते हैं। रैन तुरंत काउंटर करती है तुम इन्हें कंपेयर करके क्या बना रहे हो। बाकी सबको तो लियो की बातें एकदम जादू टोना लगती है, लेकिन वो सिर्फ रैन को घूर कर कहते हैं जिस ज्ञान की तुम तलाश कर रही हो वो तुम्हें तोड़ कर रख देगा। तुम ऑलरेडी जानते कि उन रिंग्स का असली काम क्या है। और इतना कहकर लियो वैनिश हो जाता है। यू चिल्लाता है अगली बार तो सोचेगा ना। लियो की आवाज हवा में गूंजती सच तुम्हारे पास खुद ही चल कर आ जाएगा अपने वक्त पर। सब अब और भी ज्यादा कंफ्यूज हो चुके होते, लेकिन कैसल के गेट खुल जाते तो वो डिसाइड करते कि कैसल को एक्सप्लोर करते वक्त और फिर वापस चलते हैं। थोड़ी देर के बाद यू रिकॉर्डेड फुटेज और कैसल लेआउट एनालाइज कर रहा होता है रॉयल स्कॉलर्स के सुपरवाइजर्स और मनीला के साथ। अब सबको यकीन हो चुका होता है कि लियो कोई हेलुसिनेशन नहीं था। मनीला यू को उसके काम के लिए कम्प्लीमेंट करती है और एक और इंसान भी यू की तारीफ करता है। विस्काउट बोमेन एक मशहूर स्कॉलर और यू का फेवरेट ऑथर में से एक। बोमेन 1 गोल्ड रिंग्स का रिपोर्ट एनालाइज दिखाता है। ये रिंग्स इंसानों से ड्राइव की गई है। यू कहता है कि हमें पहले से ही सकता मारिना की फीलिंग की वजह से। मारिना तुरंत क्यूरियस हो जाती है अगर डंजन के मोस्टर्स वाकई इंसान थे तो सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। हमें एडवेंचरर्स को डंजन में भेजने से पहले नए रूल्स बनाने पड़ेंगे। यू फिर उन्हें बताता है कि मारिना को लग रहा था कि डंजन के प्लेयर्स भी इंसान है। ये सुनकर मलेना और बोमेन दोनों बहुत ही शौक हो जाते हैं। यू कहता है मैं कुछ सैंपल्स लेकर आया हूँ उन पिलर्स और भी कुछ जगह से। मालिना तुरंत एक ऑफिस वर्कर को बुलाती है और पूछती है कि इन सैंपल्स की अप्राइजल रिपोर्ट कहाँ तक पहुँची। वो बंदा कहता है कि 1 दिन और लगेगा मैम। मलिना गुस्से से चीख पड़ती है चीफ अप्राइजल को बुलाना, अगर शाम तक रिपोर्ट नहीं मिली तो उसे सबके सामने छड़ी पड़ेगी। उसके बाद बोमेन यू से कहता है कि उसके पास रैन के पहले से रिक्वेस्ट आ चुका है और उसके लोग अब उस आर्टिफैक्ट को बनाना भी शुरू कर चुके हैं जैसा रैन ने मांगा था। फिर बोमेन उस ऑल गोल्ड पार्टी के बारे में बताता है जो कि डंजन के अंदर गई थी, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी। उनकी टीम के मेंबर्स भी बीमार पड़ गए थे और सिर्फ वही नहीं, जो लोग उनके लाइव स्ट्रीम को देख रहे थे उनको भी सिम्टम्स दिखने लगे। किसी को हल्की फीवर, किसी को वायलेंस तो किसी को उल्टियां आने लगी। बोमेन को लगता है कि लाइव स्ट्रीम में कुछ गड़बड़ है। ये सुनते यू को तुरंत लॉज की बात याद आती है जिसने डंजन के 2nd फ्लोर को सिटी ट्रेंड बाय ट्वाइलाइट बोला था। यू को पूरी तरीके से यकीन हो जाता है कि उस गोल्डन लाइट वाली सिटी की वजह से ये सब हो रहा है, लेकिन अभी के लिए उसके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था। बोमेन फिर यू को बताता है कि कंट्री को अभी डिसाइड करने में टाइम लगेगा कि डंजन के साथ क्या करना है, पर तब तक उसकी पार्टी को यही सिटी में रहना होगा और कुछ और डंजन्स में कम्पीट करना होगा, और तब तक उनकी पार्टी को इसी सिटी में रहना होगा और कुछ और डंजन्स को कंप्लीट करना होगा। यू इस बात को मान लेता है और टेंट से बाहर निकलता है। तभी मीन उसकी तरफ भागती हुई आती है और काफी घबराई हुई होती है। वो उससे कहती है कि जो लड़की उन्हें डंजन में मिली थी वो अब होश में आ गई है, लेकिन जैसे ही उठी एकदम से सुपर सैन मोड में चली गई। यू तुरंत अपने पार्टी के टेंट की तरफ दौड़ता है और जैसे ही वहाँ पहुँचता है वो देखकर बहुत ही शौक हो जाता है कि वो लड़की आसमान में उड़ रही होती है और उसके चारों तरफ एकदम शुद्ध गोल्डन लाइट चमक रही होती है। सभी लोग बहुत ही हैरान होते हैं, किसी को समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। तभी वो लड़की अचानक से यू का पूरा लीगल नाम लेकर उसे बुलाती है और कहती कि उसका इंतजार कर रही थी। फिर वो बताती कि उसका पहले नाम गोल्डन प्रिस्टेस था, लेकिन अभी इस बारे में ज्यादा बात करने का टाइम नहीं है। वो यू को बताती कि उसकी दुनिया एक बहुत ही बड़ी खतरे में जिसका नाम द कूलिंग है। ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें कि इस प्लेनेट की ज्यादातर जिंदगी खत्म हो जाएगी। यू कुछ समझ नहीं पाता तो गोल्डन प्रिस्टेस समझाती है कि जैसे डंजन के अंदर वाली सिटी एक डेड सिटी बन गई है, वैसे ही गोल्डन टॉयलेट पूरे वर्ल्ड को धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में ले आया और सब कुछ लाइफलेस हो जाएगा। लेकिन यू और उसकी पार्टी ने ऑलरेडी इन्फिनिट डार्कनेस डंजन के बॉर्डर को क्रॉस किया है, इसलिए अब वो लोग ट्वाइलाइट के इफेक्ट से थोड़ा ज्यादा रेसिस्ट कर सकते हैं। प्रिस्टेस कहती है जब तक वो लोग ट्वाइलाइट जोन के ज्यादा अंदर नहीं जाते तब तक वो सेफ रहेंगे। उसके बाद वो लोगों से कहती है कि वो लियो को ढूंढे क्योंकि उसके पास सारी सच्चाई है। पर यू की पार्टी बताती कि वो उस बूढ़े आदमी से मिल चुके हैं, लेकिन उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया। तो प्रिस्टेस कहती है तो तुम्हें उसे मजबूर करना पड़ेगा क्योंकि वही एक नॉर्मल इंसान है इस पूरे डिस्टोर्टेड वर्ल्ड में। रैन गोल्डन प्रिस्टेस से पूछती है कि तुम हमें ये सब क्यों बता रही हो। प्रिस्टेस का जवाब होता है ये सब हमारी गलती से शुरू हुआ था। वो कहती है कि उन्हीं के राजा ने ज्यादा लालच कर लिया था। वो अपने शहर के लिए एक सुनहरा सड़क गोल्डन इनिटी चलाते थे और इस चक्कर में उन्होंने एक खतरनाक चीज क्रिएट कर दी जिसका नाम होता है ट्वाइलाइट। वो
बात करते करते कुछ बड़े टर्म्स भी बोलती है, जैसे फ्रूट ऑफ वर्ल्ड ट्रीज, अल्टीमेट ट्रेजर्स और भी कुछ। लेकिन सब लोग बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं, किसी को भी समझ में नहीं आता है कि वो क्या कह रही है। आखिर में प्रीस्टिस यू से कहती है कि तुम्हें गोल्डन किंग को रुकना होगा और उसके खजाने को बर्बाद करना होगा, यही तुम्हारी दुनिया को बचाने का इकलौता तरीका है। इतना कहकर उसके आसपास की गोल्डन रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है और वो लड़की एक नॉर्मल इंसान बन जाती है। उसका नाम होता है रोम। रोम का पूरा पर्सनैलिटी चेंज हो जाता है। वो यू से कहती है कि जो तुमसे अभी बात कर रही थी वो मैं नहीं थी। कभी कभी वो औरत मेरा शरीर यूज करती है ताकि दूसरों से बात कर सके। ये सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ में आता है कि ये प्रॉब्लम उसकी सोच से भी ज्यादा बड़ी है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि ये तुरंत हायर अप्स को ये सब इन्फॉर्म करेगा। एक हफ्ते के अंदर यू को रॉयल एकेडमी के डायरेक्टर ने बुलाया। डायरेक्टर को रिसर्च सेंटर तक आते बोमिन का रिपोर्ट पढ़ने के बाद यू उनके सामने काफी नर्वस होता है, लेकिन डायरेक्टर उससे कहते हैं कि रिलैक्स, हमें तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। यू डायरेक्टली उनसे कूलिंग के बारे में पूछ लेता है। तब डायरेक्टर उसे एक स्पेशल जगह लेकर जाते हैं, रॉयल ट्रेजर हॉल के अंदर, जहाँ कुछ एशियंट म्यूरल्स होते हैं। एक म्यूरल में दिखाया गया होता है एक हीरो एक मोस्टोरियस क्रिएचर से लड़ रहा होता है जो कि दुनिया को बचाने के लिए होता है। यू को कुछ भी समझ में नहीं आता है क्योंकि म्यूरल पर लिखा गया लैंग्वेज एशियंट होता है। तब डायरेक्टर समझाते हैं कि दुनिया में बहुत ही सारे पैरेलल वर्ड्स होते हैं, बिल्कुल हमारे जैसे। कभी कभी इनमें टकराव होता है और जब ऐसा होता है एक दुनिया पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है और इसी इवेंट को कहते हैं द कूलिंग। ज्यादा केसेस में ये रैंडमली होता है। इस बार उनके पास प्रूफ है कि एक आदमी गोल्डन किंग ने जानबूझकर अपनी दुनिया को हमारी वर्ल्ड से टकराने की कोशिश कर रहा है। डायरेक्टर कहता है कि अब सोचने का टाइम नहीं है, हमें इमरजेंसी मेजर्स लेने होंगे। और सबसे शॉकिंग बात, वो कहते हैं कि यू तुम ही और चुने गए हीरो, क्योंकि तुमने ही सबसे पहले गोल्डन सिटी और कूलिंग के बारे में पता लगाया। और इस मोरल के हिसाब से जब भी किसी दुनिया पर कलिंग का खतरा आता है, एक हीरो को चुना जाता है जो कि सभी को बचाता है, और इस बार का हीरो तुम खुद ही हो। तो ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बता देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।